Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to the class. I'm your trainer for the session. मेरा नाम मोहम्मद वकास है and इंशाल्लाह मैं आपको इस ट्रेनिंग सेशन में लीड करूंगा. मैं आपको थोड़ा बहुत अपना इंट्रो दे देता हूँ. मैं जहाँ तक क्वालिफिकेशन बात है मैं एसएससी हूँ and I'm in practice for like the last 7.5 years. मैं पिछले 7.5 सालों से यूके टैक्सेशन को ही देख रहा हूँ. आई एम वर्किंग फॉर a UK based firm in Pakistan since 2016 and a half. And okay, so right now I'm, you can say, a full-time accounts manager as well. But in the meantime, I'm running a small consultancy business as well. And we are a team of 4 person, and we work for UK firms, and we have our individual client as well. तो जहाँ तक बात आती है यूके टैक्सेशन के बारे में, तो मेरा इंटायरली एक्सपीरियंस यूके टैक्सेशन से रिलेटेड ही है. मतलब जिस तरह अगर आप पाकिस्तानी फर्म्स का कंपैरिजन करें, जिस तरह पाकिस्तानी फर्म्स में ऑडिट फर्म्स होती हैं, अब यहाँ पर हम ऑडिट के अलावा बाकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कंसल्टेंसी हो सकती है, बिजनेस प्लानिंग हो सकती है. इसमें आप टैक्स रिटर्न सबमिशन प्रिपरेशन ये इंक्लूड होती है. उसके अलावा अकाउंट्स प्रिपरेशन एंड उसकी सबमिशन, देन उसके बाद अकाउंट्स के ऊपर ऑब्वियसली पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है. टैक्सेशन के मामला, ये सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं. और फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम हम इसी प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं. तो जहाँ तक अगर मैं फर्दर थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहूँ, तो मैं इनिशियली टू बी ऑनेस्ट मैं पाकिस्तानी ऑडिट फर्म के साथ थोड़ी देर के लिंक रहा था, बट मुझे वो इतनी अपीलिंग नहीं लगी थी टू बी ऑनेस्ट. बट जब से यूके फर्म, मैं ये कह सकता हूँ यूके इंडस्ट्री में आया हूँ, काफी रेलेवेंस फील होती है. मतलब प्रैक्टिकली आप जो चीजें देखते हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव होती हैं. मतलब इन शॉर्ट अगर मुझसे पूछे तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है यूके टैक्सेशन का काम करने का. अकाउंट्स रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, हर तरह के क्लाइंट आते हैं, छोटे से छोटे क्लाइंट से लेके बड़े से बड़ा क्लाइंट आता है. अगर मैं आपको कहूँ तो हमने डोरमेंट अकाउंट्स भी किए हुए हैं. डोरमेंट्स अकाउंट वो होते हैं जिसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है पूरे साल में. और बड़े से बड़ा के अंदर मैं पर्सनली जो सबसे बड़ा क्लाइंट मैंने हैंडल किया हुआ, उसकी रेवेन्यू तकरीबन 8.5 मिलियन तक गई थी. तो मतलब 8.5 मिलियन पाउंड्स, नॉट पाकिस्तानी रुपीज. तो अच्छे से अच्छे क्लाइंट भी किया, तो लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है. तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही एक्साइटिंग लगता है यूके टैक्सेशन. काइंडली थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से भी आप लोग का बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग किस बैकग्राउंड से हैं. लाइक बैकग्राउंड इन सेंस आपकी माशाल्लाह सारे मैच्योर्ड है, प्रोफेशनल्स हमारे पास बैठे हुए हैं. तो आप लोग की जॉब रिलेटेड, या आप क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, क्या आप लोग का यूके टैक्सेशन से कोई वास्ता पड़ा है यूके किसी कंपनी के साथ, या आप लोग का अपना कोई बिजनेस यूके में हो, तो मतलब कोई रेलेवेंस अगर आप लोग का हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. मैं आप लोग का जस्ट एक छोटा सा आप लोगों से इंट्रोडक्शन में लेना चाहूंगा, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि भाई किस नेचर के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. तो एक्चुअली मसला, मेन रीजन ये मेरे पूछने का ये होता है कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली आप लोग अपने माइक और अपने कैमरास म्यूट रखें. थैंक यू. अच्छा, पूछने का मकसद मेरा ये होता है क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस कंडक्ट की है, नॉर्मली अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के हमारे पास स्टूडेंट्स कम ही होते हैं. ज्यादातर हमारे पास अदर फील्ड्स के होते हैं, मतलब बीकॉम एमकॉम के भी होते हैं, एमबीए के होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या बिजनेसमैन भी इवन होते हैं. तो मैं जैसे अंडरस्टैंड ऐसे जो हमारे पास अभी इस क्लास में जो है, जो कि
अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से, लाइक एसीसीए, सीए, एमबीए, या किसी अकाउंटेंसी फर्म में काम करे, ऑडिट फर्म में काम करे, वो जस्ट अपना रेज हैंड कर दे काइंडली। एनीवन? अच्छा। जी बशीर साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके, अहमद, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा Assalamualaikum. थोड़ा सा। वालेकुम Assalamualaikum, sir. सलाम जी। May I ask? Yeah. Okay, I am Syed Mohammad Kamran, sir. I am MBA in finance, and I am from Islamabad. And I जी have जी। 4 year of working experience, हम्म। right locally, Islamabad based in Monal ओके। and in a local NGO. ओके, But तो now, किस but किस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, मतलब? accountancy, sir. Totally in accounts. अच्छा, मतलब अकाउंट्स और फाइनेंस को ही आप देख रहे होते हैं? Yeah. But हाँ now गुड। onwards, sir, I just want to start my career as a freelancer. ओके, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच अहमद। अच्छा, जहाँ तक हम अगर चैट में देखें तो माशाल्लाह हमारे पास एडवोकेट्स भी है, एसएससी मेंबर भी हैं। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा जो बैकग्राउंड है वो हम लोग कंपनी फॉर्मेशन, यूके कंपनी फॉर्मेशन करते हैं और टैक्सेशन करते हैं हम लोग। और मैंने अपने ओके। बैचलर्स डन किया है बीकॉम के अंदर। और उसके बाद से हम लोग यूके और यूएसए कंपनी फॉर्म करते हैं और अभी हम टैक्सेशन भी करते हैं ना, स्टेट लेवल की टैक्सेशन करते हैं हम लोग। और हम्म। फिर अभी मेरा माइंड सेट बना कि अब यूके की भी टैक्सेशन देनी चाहिए, जिस तरह हम यूके की दे रहे हैं इस तरह यूके की भी टैक्सेशन देनी चाहिए, जो कंपनी हाउस सबमिट होती है, सी एस परफेक्ट। होगा हम्म। और एनुअल रिटर्न। तो इस वजह से फिर मैंने इसको इसमें इंटरेस्टेड हुआ मैं। अच्छा, तो अहमद, आप मुझे ये बताइए कि आप एग्जैक्टली करते हैं कि आप लोग किसी फर्म के साथ काम करते हैं, आप लोग की अपनी कोई फर्म है क्या? आप लोग का बैकग्राउंड है? मैं एक एजेंसी के साथ हूँ ना, तो वहाँ पे ओके। हम लोग कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। अमेजोन का अकाउंट हो गया, यूके यूएस के बैंक ओके। अकाउंट हो गए, तो उसमें हम हम्म। लोग सर्विसेज देते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी। अच्छा, जहाँ तक हम अगर डिस्कशन करें कि हम इस कोर्स, मतलब जाहिर बात है आप लोग के माइंड में भी क्वेश्चंस होंगे कि हमें ये कोर्स जो है हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, ठीक हो गया? इंशाल्लाह दिस कोर्स विल प्रोवाइड यू enough knowledge to submit a personal tax return। पर्सनल टैक्स रिटर्न, ये कहने में छोटा वर्ड है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? मैं अभी आपको डिटेल में वन बाय वन बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज इसमें कवर करेंगे, ठीक है? तो पर्सनल टैक्स रिटर्न एक इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न जमा करना। इसमें अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो हमारा 50 to 60% हमारा जो कोर्स होगा ना वो पर्सनल टैक्स पे होगा। एक इंडिविजुअल की जो टैक्स रिटर्न होती है ना उस पे हमारा होगा। तो कहने को ये सिंपल एक पर्सनल टैक्स रिटर्न हम कह रहे हैं, बट ये बहुत वास्ट नॉलेज है। अच्छा, सेकेंडली, हम, ये तो मैंने आपको एक इंडिविजुअल को बता दिया, इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न क्या फाइल करते, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अ, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम जेनेरिक एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक इंडिविजुअल बंदे की क्या क्या इनकम हो सकती है, अब देखें, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि भाई यूके में कोई फरिश्ते रहते हैं या कोई अलग किस्म की आवाम रहती है, वो भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं, ठीक है? जिस तरह के हमारे यहाँ नेचर ऑफ वर्क होते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान में काम करते हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स होती है, इनकम हमारे डिफरेंट टाइप की होती है। यूके में भी मेजोरिटी, बल्कि 95% लोग यही काम करते हैं। या तो कोई जॉब कर रहा होगा, या तो किसी की दुकान होगी, या तो किसी को फूड कार्ट होगा, या किसी ने अपनी छोटी मोटी कंपनी बनाई होगी। इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, ठीक हो गया? और ये पाकिस्तान में भी हम सारे कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब अगर इसमें देखा जाए, एक बंदा अगर जॉब कर रहा है और सैलरी ले रहा है, सैलरी पे टैक्स लगता है। वो टैक्स अपने सालाना अपने टैक्स रिटर्न में जमा कराना है, कैसे करना है वो देखेंगे। अच्छा, टैक्स तो एम्प्लॉयमेंट इनकम तो आपने कर ली ना, मतलब वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पे स्लिप आपके पास आ गई जनाब, आपने सारी इनकम अपनी रिकॉर्ड कर ली है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अलावा उसमें अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अक्सर होता है ना, आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करें तो आपको हाउस अलाउंस मिलता है, आपको गाड़ी दी गई होती है, या आपको रहने को घर दिया होता है, या मेडिकल अलाउंस दिया होता है। तो इस तरह के जो अलाउंस होती है ये आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं, इस पे भी टैक्स लगता है। अच्छा,
इसके अलावा अगर मैं आपको एक, हाँ, कोई बंदा होगा अपना कोई कारोबार कर रहा होगा, किसी ने कोई दुकान खोली, कोई बार्बर शॉप हो, किसी की गोश्त की दुकान है, कुछ भी, यू नेम इट, किसी के कंसल्टेंसी से बिजनेस होगा, तो जाहिर बात है वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी वो इनकम जो होती है वो भी टैक्सेबल होती है। कैसे टैक्सेबल होगी, क्या क्या टैक्सेबल होगी, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या लॉज है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी चीजें हम देखेंगे उसकी। अच्छा, ये दो मेजर तो हमने कर लिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, एक बंदा सोल ट्रेडर होगा, उसका अपना कोई छोटा मोटा कारोबार होगा, वो चला रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हाँ, अगर आपका घर है, आपकी एक्सक्यूज मी कोई सर, क्या हम कॉरपोरेशन को भी डील करेंगे, कॉरपोरेशन टैक्स को और वैट को, क्योंकि वैट आजकल हॉट टॉपिक है। मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करता आ रहा हूँ, नो वरीज। चलो मैं आप और लोग फिर के साथ आपने शुरू से मेरी चैट को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने अभी आपने स्टार्ट नहीं किया था तो मैंने एक टेक्स्ट किया था कि पाकिस्तान में कोई यूके बेस्ड फर्म है अच्छा, जो सॉरी टैक्सेशन से रिलेटेड हसन है। भाई, तो हसन इस भाई, तरह से सॉरी टू डिस्टर्ब यू। थोड़ा सा इसको भी एक्नॉलेज करें, या तो फिर ये बता दें। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपका मैंने मैसेज देखे, बट वो एक फ्लो चल रहा था, दैट्स व्हाई स्टॉप। चले, आप अपना क्वेश्चन पहले पूछ लें, तो मैं फिर आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जी फरमाएं। आप पूछना चाह रहे कि पाकिस्तान में यूके फर्म्स हैं या नहीं। हसन, आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। टेक्सास फर्म है, अगर है तो अच्छा, हसन साहब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या यूके बेस्ड फर्म है, अगर है तो उनका लाहौर में वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। अच्छा, नो डाउट, पाकिस्तान में मैंने जब स्टार्ट किया था, अगर मैं सिर्फ फिलहाल, क्योंकि मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब इस्लामाबाद में टोटल फर्म्स थी तकरीबन 4 से 5 ऐसी फर्म्स थी जो यूके के लिए काम करती थी, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तानी ऑडिट फर्म्स होती हैं, इस तरह फर्म एक्चुअली यूके में होती थी, क्लाइंट सारे यूके के होते हैं, लेकिन वो बैक एंड पे काम यहाँ से हो रहा होता था, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आज की डेट पे अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूँ, तो इस्लामाबाद में कितनी फर्म्स है, तो मैं आपको बहुत भी अगर गलत होके बोलूँ तो तकरीबन 35-40 फर्म्स होंगी जो कि यूके के लिए काम कर रही हैं। और जहां तक बात लाहौर की है, तो मैं कहता हूँ इसको डबल कर लें, क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद से एक बड़ी मार्केट है, ठीक हो गया। तो मैं चल मैं आपके साथ मैं थोड़ा सा सर्च कर लूंगा कि कौन कौन से काम है, क्योंकि मैं अब चूंकि लाहौर से मैं कभी गया नहीं हूँ, मतलब काम के सिलसिले में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि लाहौर में कौन कौन से फर्म्स है। मुझे कुछ का नाम आता है, एक ही अकाउंटेंट्स है जिसमें मैंने खुद ही काम किया था, मैं इस्लामाबाद से रिमोटली वर्क उनके साथ कर रहा था, देन उन्होंने अपना ऑफिस लाहौर में बना लिया था। एक ई अकाउंटेंट्स है, उसके अलावा एक डिजिटेक्स के नेम से थी। ये यार, आई एम सॉरी अगर मैं लोकेशन में थोड़ा गलत हो जाऊं, ये आप लोग की गुलबर्ग जो है ना, ये अब कंप्यूटर की वो कौन सी मशहूर मार्केट है लाहौर में, सर मैं हफीज बताऊं, सेंटर। हफीज सेंटर के सामने, मतलब क्योंकि मैं उधर गया था, तो उधर मतलब वो काफी मैंने सुना कि वहाँ पे काफी ओपन हुई, क्योंकि वहाँ पे मेरा जाना हुआ है एक बार ना, वहाँ पे डिजिटेक्स के नेम से थी फर्म, हफीज सेंटर के सामने गुलबर्ग में, थोड़ा सा करीब ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो मैं इतना आपको कहने का तैयार हूँ कि एटलीस्ट इस्लामाबाद से डबल होंगी क्वांटिटी में, कम नहीं होंगी लाहौर में। तो चले, मैं थोड़ा सा देख के आप लोग को फिर मैं गाइड भी कर लूंगा। अच्छा जी, अ, बीच में हमसे किसी ने पूछा कि क्या हम कॉरपोरेशन टैक्स करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, वो तो बैकबोन है, ये यही तो हम करने के लिए आए हैं, उन्हें और करना ही है। बिल्कुल हम करेंगे। मैं आप लोग को थोड़ा सा अपने कोर्स का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हम क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या करेंगे उसमें, और आप क्या क्या करने के काबिल होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे पर्सनल टैक्स को। पर्सनल टैक्स नाम से जाहिर है एक इंडिविजुअल, उसकी कितनी सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं, ठीक है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे, और उस पर क्या क्या टैक्स की इम्प्लीकेशन होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे, हम एक फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए टैक्स रिटर्न भी बनाएंगे,
मतलब हम मैन्युअली एक्सेल पे भी वो बना के टैक्स रेट्स लगा के चेक करेंगे भाई यहाँ हमारा इतना टैक्स लग रहा है, देन मैं आप लोग को एक सॉफ्टवेयर में भी टैक्स रिटर्न बनाऊंगा, और एक्चुअल जो रियल जो टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह पाकिस्तान की एफबीआर से आप टैक्स रिटर्न डाउनलोड करते हैं, इसी तरह ही हम एक टैक्स रिटर्न प्रॉपर बनाएंगे और देखेंगे कि हमने जो जो इनकम्स डाली है वो किस सेक्शन में कहाँ पे शो हो रही है, और कैसे कैसे ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रॉपर रीड आउट करके दूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा टैक्स रिटर्न का, तो उसके आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीज देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल में सबसे कॉमन सोर्स ऑफ इनकम लोग का जॉब करना है, हर बंदा, बल्कि मेजोरिटी लोग जॉब ही करते हैं। नो डाउट लोग बिजनेसेस भी करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा बिजनेस करता है तो उससे नीचे 15-20 लोग जो है ना उसके एम्प्लॉयज भी होते हैं जिनको सैलरीज मिलती है। तो अगर देखा जाए जॉब करने वाले लोग यूके में भी बहुत ज्यादा है बनिस्बत उसके जिनकी अपनी कंपनीज है या कोई अपना सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन चीजों पर टैक्स लगता है, क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट होती है हमारे पास, क्या क्या टैक्सेबल होती है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इनकम तो देख ले, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी तो हम देखेंगे, जिस तरह मैंने आप लोग के साथ अभी जिक्र किया कि हम इसमें देखेंगे कि जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट के साथ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी दी हुई है तो कार अलाउंस आपको कैसे मिलता है, वो कितना टैक्सेबल होता है, उसमें कितना परसेंट टैक्स लगता है। अगर आपको फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है उसका क्या सिनेरियो होता है, घर दिया हुआ है रहने के लिए उसका क्या हिसाब होता है, अगर आपको कंपनी की तरफ से लोन मिला हुआ है वो भी टैक्सेबल होता है। कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का एम्प्लॉय हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो लेट्स से मुझे इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 12, 14 या 15% इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। मुझे मेरे एम्प्लॉयर जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देगा, 4 या 5% पे दे देगा, तो मुझे एक बेनिफिट मिलता है, तो वो भी टैक्सेबल होता है। कैसे टैक्सेबल होता है, कितना होता है, वो जब हम डिटेल में जाएंगे तब हम उसको देखेंगे। अच्छा, मैं अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ। देखिए, नॉलेज, जहाँ तक नॉलेज की बात है ना, तो अगर हम ये सेशन, ये जो हमारा बैच है, अगर हम इसको 2 साल भी चलाते रहे ना तो हम नॉलेज सारी की सारी नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि मेरे मुताबिक ये मेरा एक क्लेम है कि अगर दुनिया में किसी भी कंट्री का सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे जो आप कह सकते थॉरो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो यूके की है, ये मेरा क्लेम है। वो क्लेम इस वजह से क्योंकि मैं देखा हुआ है, हर एक चीज इंतहाई डीप तक जाती है, हर एक चीज का आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, रूल्स उसके अवेलेबल होते हैं आपके पास। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास एफबीआर होता है, यूके में जो ये बॉडी है जो कि टैक्सेशन को डील करती है उसका नाम है HMRC। HM से बनता है, पहले तो चूंकि क्वीन थी तो उसके लिए ये लोग हर मेजेस्टी बोलते थे, अब चूंकि किंग है तो उसके लिए हिज मेजेस्टी, और रेवेन्यू, सी और कस्टम। तो HMRC जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि टैक्सेस को डील करते हैं, जैसे पाकिस्तान में आपका एफबीआर करता है। अच्छा, तो जिस तरह हमारे एफबीआर पे अगर आप जाते हैं तो आपको हर एक टैक्सेस की एक डिटेल मिल जाती है, रूल्स रेगुलेशन पता लग जाते हैं। सेम यूके का अगर आपने कोई नॉलेज के लिए अगर कोई देखना है या कोई रूल्स देखना है, कोई रेट देखना है, भाई कितना रेट है इस इनकम पे, या कोई भी चीज आपने देखनी है पढ़नी है, तो वो आपको ईच एंड एवरीथिंग HMRC की वेबसाइट पे मिल जाता है। अच्छा, अब मेरी कोशिश क्या होगी, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं उन चीजों को ज्यादा फोकस करूंगा जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में 90 to 95% आएंगी और रेगुलरली आएंगी। मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा, मैं उन चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जो आपको शायद जिंदगी में कोई एक आध दफा सामने आ जाए। तो अगर आप वो क्या कहते हैं ना, प्रोडक्टिविटी एंगल से देखें, तो बजाय इसके एक चीज मुझे कहीं 2-3 साल में एक आध दफा आए और एक चीज मैं साल में 30, 40 या 50 दफा करूँ, तो जाहिर बात है मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे फ्रीक्वेंटली आनी चाहिए आएगी उसको सीखना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कॉन्टेक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने वही लिखे हुए हैं कि जो जो चीजें हम रेगुलरली देखते हैं,
हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे और इनको ही इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इसके बारे में नॉलेज भी गेन करेंगे, लॉस क्या है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, सारी चीज हम देखेंगे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इनकम के बाद हम एक कॉमन सी चीज पाकिस्तान में भी आपने देखी होगी। अब हमारे पास क्लास में काफी स्टूडेंट्स हैं, हाँ जरूरी नहीं कि हर एक बंदा अपने अपने चलो घर में सर। रह रहा हो, उनका उनका अपना फैमिली घर हो। मेजोरिटी ऐसे भी होंगे जो रेंट पे रह रहे हो, ठीक हो ओ गया। तो जाहिर बात है यूके में भी काफी लोग होंगे जो रेंट पे रह रहे हैं। अब वो घर किसी का तो होगा, उसको रेंट रिसीव हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, मेरे पास एक्स्ट्रा घर था, वो मैंने किराए पे दे दिया किसी को। अब मुझे जब किराया आ रहा है तो जाहिर बात है वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है, उसको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। कैसे टैक्स देना पड़ेगा? रेंटल इनकम आप कैसे कैलकुलेट करोगे? रेंटल एक्सपेंसेस आपके कौन कौन से होंगे? उसके बाद आपका रेंटल प्रॉफिट कैसे बनता है? फिर रेंटल प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स टैक्स कैसे अप्लाई होता है? सारी चीजें हम देखेंगे, क्या हमें कोई रिलीफ भी अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीज हम डेप्थ में डिटेल में देखेंगे और प्रैक्टिकली भी इनको हम करके देखेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड टैक्सेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नाम से जाहिर है, अगर एक बंदा एक कारोबार कर रहा है और वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका, अब जाहिर बात है अगर आप पाकिस्तान में भी देख लो, अब जैसे आपने हजारों लोग देखे, इतनी दुकानें होती है, हर बंदा कंपनी तो नहीं रजिस्टर्ड होता ना। इस तरह यूके में भी होता है, अक्सर लोग होते हैं जो बिना मतलब बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो यार ये किसी ने ठेला लगाया हुआ है, कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, किसी को कोई क्या कहते हैं मीट शॉप है, यू नेम इट, हजार चीजें, किसी की टायर्स की शॉप है। तो उसका प्रॉफिट आएगा, उसको इनकम आती है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस हमारा कैसे बनेगा, क्या चीज हमें अलाउबल होती है, क्या चीज हमें डिसअलाउड होती है। हमारे पास प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कितना लगता है, क्या हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, टैक्स रूल्स क्या है उसके लिए हमारे लिए, ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे। मैं प्रायोरिटाइज इसलिए इन चीजों को किया हुआ है, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन की देखने वाली चीजें होती है, ये हमारे पास ज्यादा आती रहती हैं। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम वही रिलीव्स देखेंगे, ट्रेडिंग लॉस, अगर हमें नुकसान हो जाता है, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें इसका कोई फायदा होगा, कोई रिफंड मिलेगा, क्या हमें नेक्स्ट ईयर में कोई फायदा मिलेगा जो लॉस हुआ है, कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये देखेंगे। टैक्स प्लानिंग, किस चीजों को हमने किस तरह लेके जाना है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो हम किस तरह अपना प्रॉफिट कम कर सकते हैं। टैक्स में नॉर्मली हम, एक होती है ना कि आप लॉन्ग टर्म सोचा करें कि लॉन्ग टर्म आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। जहां तक टैक्सेशन की बात होती है ना, इसमें आपका फोकस होता है शॉर्ट टर्म में, कि आपको उसका फायदा आप जल्दी से जल्दी ले लें, बजाय इसके आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। अच्छा, कैपिटल अलाउंस एंड उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? कैपिटल अलाउंस, अच्छा कोई ऐसा बंदा हाथ रेस करे जो डेप्रिसिएशन के बारे में जानता है, डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है? एनीवन? एनीवन कोई डेप्रिसिएशन के बारे में अगर जानते हैं तो रेज हैंड। जी, जुनेद असलम साहब। जुनेद साहब जी। जी जी सर। सर ये डेप्रिसिएशन यही है कि जब कोई एसेट एक यूजफुल लाइफ पे जब हमारा एक एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, उसकी हम ईयर वाइज हम अपनी WDV हम उसकी कैलकुलेट करते हैं और वो हर साल उसको उतना डेप्रिशिएट करते रहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि हमारा हर साल इतना एसेट हमारा वो हो गया है, डीवैल्यू हो गया है, या उसको हम कह सकते हैं कि डेप्रिशिएट हो गया है। हम इसको एक डेप्रिसिएशन की मद में हम जी जी। एक्चुअली, अच्छा, अब डेप्रिसिएशन अगर मैं सरल पास में आपको समझाऊं तो, अगर एसेट्स जिसे हम फिक्स एसेट बोलते हैं, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जिसे हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट्स जो आपके बिजनेस में एक साल से ज्यादा अरसा के लिए रहे और वो आपको बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, हम बिरयानी बेचते हैं। मैं हमेशा बिरयानी की एग्जाम्पल दे, बिल्कुल सिंपल। हम एक बिरयानी बेचते हैं, तो अगर हमारे पास
हमारे कैफे में एसी लगा हुआ है, तो ये हमारा फिक्स एसेट है, क्योंकि एसी जो है वो 1 साल से ज्यादा हमारे पीरियड हमारे बिजनेस में रहेगा। और जब एसी लगेगा तो कस्टमर आएंगे गर्मियों में, दे फील कंफर्टेबल। तो आपके यहाँ कस्टमर आता है तो आपको सेल्स जनरेट करने में हेल्प आउट करता है। इस तरह आपके जो फर्नीचर्स होते हैं, आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी होती है, अब आपने जाहिर बात है कोई काउंटर लगाया होगा, इस तरह हजार रेफ्रिजरेटर रखा होगा, तो ये आपके सारे फिक्स एसेट्स में आते हैं। अब फिक्स फिक्स एसेट्स जो तो नॉर्मली एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब अगर आप आम बिरयानी एग्जांपल लें, अब एसी हो गया या फर्नीचर हो गया, ये आप रोजाना या हर साल तो नहीं चेंज करते हैं ना, ये आप एक बार ले पर 2-3 साल आपके चलते रहते हैं। तो ये एसेट, अब उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अब ऐसा नहीं होता कि जिस साल आपने खरीदा है उसी साल सारी की सारी कॉस्ट आप रिकॉग्नाइज कर लेते कि हाँ अपनी सेल्स से सारी की सारी आपने एसी की कॉस्ट लेस कर दी है, तो ये गलत अकाउंटिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक assumption लगाते हैं कि हम कहते हैं कि एसी जो है ना मेरा 5 साल चलेगा, तो हम उस एसी की कॉस्ट को 5 साल पे डिवाइड कर लेते हैं। और हर साल अब जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हर साल थोड़ी थोड़ी मतलब 20% अमाउंट अपने एक्सपेंसेस में ऐड करते रहते हैं एज ए डेप्रिसिएशन, ताकि एक एक किसी फाइनेंशियल ईयर पे ज्यादा लोड ना पड़े और वो स्प्लिट हो जाए उसकी कॉस्ट। अच्छा, ये तो होता है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। लेकिन हमारे एचएमआरसी वाले भाई जो होते हैं ना, टैक्स वाले, वो कहते हैं भाई आप लोग जो है ना अपनी अकाउंटेंसी जो है ना, या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 16 है, उसको आप अपने पास रखें, हम ये चीज नहीं मानते। ठीक है, तो वो कहते हैं हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानते हैं। हाँ, हम आपको कैपिटल अलाउंस दे सकते हैं। कैपिटल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम ये एसेट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, फिक्स एसेट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हम आपको कैपिटल अलाउंस दे सकते हैं। वो भी एक डेप्रिसिएशन की तरह ही कैलकुलेशन होती है। तो आपकी डेप्रिसिएशन जो होती है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, वो डिसअलाउड होती है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस में, वो लेस नहीं करा सकते अपने प्रॉफिट से। तो वो आपको वापस ऐड बैक करनी पड़ती है, उसके बदले आपको कैपिटल अलाउंस मिलता है। कैसे मिलता है, कितना मिलता है, इस पे तकरीबन हमारा पूरा एक लेक्चर होता है, क्योंकि एक थोड़ी सी डिटेल में इस चीज को हमें करना होता है। तो कैपिटल अलाउंसेस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, क्या क्या अलाउंस हमें मिलता है, कितने परसेंट हम चार्ज कर सकते हैं, काफी चीजें, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस बीच में आ जाता है, फर्स्ट ईयर अलाउंस, डिफरेंट उसके उसमें रिलीज कैटेगरीज होती हैं, तो वो सारे हम एक डिटेल में उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर पार्टनरशिप हुई है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, जुनेद साहब आपका कोई क्वेश्चन? जुनेद असलम? No, no, sir. No, no ओके, question. नो वरीज। अच्छा, अगर पार्टनरशिप है कोई, फॉर एग्जांपल मैं हो गया, जुनेद हो गया और तारिक साहब हो गए, हम तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और हम जनाब वो चला रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में हम पे टैक्स कैसे लगेगा? जाहिर बात, हम तीनों मिलकर कोई बिजनेस ही चला रहे होंगे ना। जब बिजनेस चलाएंगे तो हमारे पास सेल्स भी आएंगी, बिजनेस के एक्सपेंसेस भी होंगे। तो हम उससे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, उस पर हमें टैक्स कैसे लगेगा, ये भी हम देखेंगे। और ये जितनी चीजें मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, ये सारी की सारी हम एक्चुअली एक टैक्स रिटर्न भी बनाएंगे अपने साथ, कि हम उसमें हम एम्प्लॉयमेंट इनकम भी डालेंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी डालेंगे, रेंटल प्रॉपर्टी की इनकम भी डालेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम भी डालेंगे, ट्रेड इनकम जो भी आपके, वो भी डालेंगे। कैपिटल लॉसेस की ट्रीटमेंट भी हम एक्चुअली करेंगे उसमें। पार्टनरशिप की इनकम अगर हमारे पास आ रही है वो किस तरह की है, वो भी हम टैक्स रिटर्न में डालेंगे। मतलब हम एक टैक्स रिटर्न बनाएंगे और उसको सारी इनकम की एलोकेट करेंगे, भाई जितनी किस्म की इनकम होती है एक टैक्स रिटर्न में हम डालेंगे, ठीक। अच्छा, वही ट्रेडिंग लॉसेस अगर हमें हो जाते हैं, जो हम बिजनेस चला रहे, चाहे वो पार्टनरशिप के हैं या हमारा सोल ट्रेडर बिजनेस है, अगर हमें किसी साल में लॉस हो जाता है तो क्या हमें कोई रिलीफ भी मिल सकता है या नहीं? क्या लॉस हो गया, या वो जो होती है ना कि फायदा जो है ना, फायदे में बस सिर्फ टैक्स ले लेते हैं HMRC वाले, अगर नुकसान होता है तब हमें कोई फायदा है या नहीं? कुछ रिलीफ हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कैसे होते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स उन पे, तकरीबन 4 से 5 आपके पास रिलीफ अवेलेबल है, आप उनमें कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेंशन देखिए, अगर आपको पेंशन रिसीव हो रही है तो उस पर कैसे टैक्स लगता है, कितना लगता है? नेशनल इंश्योरेंस टैक्स
उसकी टाइप्स और उसकी इम्प्लीकेशन। ये एक बड़े मजे का टॉपिक होता है। हम जो अगर एक बंदा जॉब कर रहा है ना, उस अब पाकिस्तान में अपने देखो आपकी सैलरी अगर 50,000 से मंथली ज्यादा है तो आपसे टैक्स कटता है हर महीने। ठीक है। इस तरह यूके में भी आपकी एक सर्टेन लेवल से सैलरी इंक्रीज अगर हो तब से मंथली टैक्स कटता है। कैसे टैक्स कटता है? वो इस चीज की वजह से कटता है, नेशनल इंश्योरेंस टैक्स की वजह से कटता है। ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस टैक्स की 5 टाइप्स होती हैं। वो 5 टाइप्स हम उसके पढ़ेंगे। उसमें 3 जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट पे लागू होती है, और 2 टाइप्स जो है ना वो सोल ट्रेड, अगर आपका कोई सोल ट्रेडर बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप कुछ छोटा मोटा कारोबार करें, तो वो 2 जो है ना वो आपके बिजनेस पे अप्लाई होती है। बाकी 3 जो है ना वो बिलोंग करती है एम्प्लॉयमेंट इनकम से। ठीक हो गया? तो वो हम उसको भी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी। मेरा कोई घर है, वो मैंने बेच दिया। घर बेचा, जाहिर बात है मैंने, लेट्स से अगर पाकिस्तान रुपीज में बात करूं, हम हमारा एक घर था, हमने बेच दिया। हम कहते 1 करोड़ का हमने घर बेच दिया, और हमने आज से लिए थे जनाब कोई 25-30 साल पहले। कितने का? हम कहते 5 लाख का, 7 लाख या 10 लाख का खरीदा होगा। तब अच्छा खासा 90 लाख का गेन हो गया। ठीक है। अब जब आपको गेन हो गया तो उस गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर मैं आपको सिंपल रेट बताऊं तो 18% टैक्स लगता है। ठीक है ना? अगर 90,000 पे आपने 18% टैक्स लगा दिया, बस आप जिंदगी तबाह हो गई। इतना बड़ा टैक्स। तो उसमें भी रिलीफ्स है, आपके पास एग्जेम्पशंस होती हैं। तो वो कैसे मिलती हैं, सारा कुछ देखेंगे। आपको कोई बिजनेस है, अपने अपने बिजनेस का कोई एसेट बेच दिया, जैसे हमने कहा हमारा कोई बिजनेस था, बिरयानी का हमारा कैफे था, रेस्टोरेंट था, हमने एसी बेच दिया, उस पर हमें गेन हो गया, या हमने अपने पूरे बिजनेस बेच दिए, उस पर हमें गेन हो गया। उस गेन पे आपको टैक्स लगता है। कैसे लगता है, कितना लगता है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, ईच एंड एवरीथिंग इसको हम देखेंगे। जी, मियाँ अब्दुल नसीर साहब, कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? हेलो। जी सर। सर एक बात करनी थी आपसे। सर मैं एससीसीए स्टूडेंट हूँ, मैंने एटीएक्स पेपर दिया है। और सर ये कंटेंट जो आप बता रहे हैं ना, ये सारा हमने अपने कोर्स करिकुलम में पढ़ा हुआ है। जी तो मैं आया था इसलिए कि हमें प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट नहीं आता। कहते हैं हमने टेक्स्ट फाइल किस तरह करना है, परफॉर्मा क्या है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, किस तरह हम करेंगे। उस ठीक चीज है के जी। लिए अगर इसके सामने हम बैठ जाए तो ये तो बहुत टाइम ले लेगा हमारा। हालांकि ये सब आ, कुछ हमने दिया हुआ है, हमें आता है। आपको नसीर साहब, मैं आपको बिल्कुल, आपने जो बात कही है ना, एटीएक्स आपने दिए हुए, एडवांस टैक्सेशन आपने दिए हुए, बिल्कुल आपको नॉलेज बेस से सारा आता होगा। जी लेकिन क्या सर। आपको प्रैक्टिकली आता है? नहीं सर, मैं उसके लिए आया था अच्छा। ना कि अच्छा, एक सेकंड, मैं आई एम सॉरी, मैं कोई हेट नहीं दे रहा, या मैं आपको कोई टॉन्ट नहीं मारा। जस्ट एक आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आपने जी पी जी। सिक्सटी की टर्म तो सुनी होगी। किसकी सर? P60। P60? हाँ, P60 फॉर्म नाम सुना होगा। जी सर, जी सर, क्यों नहीं। कभी देखें? नहीं सर। ये यही सारी बात है, वो आपको दिखाएंगे सर। अच्छा, जो एम्प्लॉयमेंट से टैक्स डिडक्ट होता है, अब आपने ये तो देखा होगा कि क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी कैसे होती है, क्लास 1 ए एम्प्लॉय एनआईसी कैसे होती है, ये तो आपने पढ़ा होगा। जी लगता बिल्कुल सर। कैसे है? लगता कैसे है, वो देखना पड़ेगा। P60 में आपने हाँ ये पढ़ा होगा कि आपकी एनुअल इनकम शो होती है, उसमें बिल्कुल। टैक्स भी आ रहा होता है, उसमें आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स भी आ रही थी, उसमें एम्प्लॉयर रेफरेंस नंबर भी आ रहा है। वो क्या चीज होती है? अब एम्प्लॉयर रेफरेंस नंबर मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने एटीएक्स में कहीं पढ़ा होगा, हमारे नहीं जमाने में जो सर, P6 हुआ करता था। हमने भी नहीं पढ़ा सर। ठीक है। तो आपको बाजार ये सारी चीजें फेमिलियर लग रही होंगी, लेकिन हम अब देखिए, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ नहीं हूँ। ठीक है ना? आपने एटीएक्स पढ़ा हुआ है, बाकी मेरे पास जितने क्लास में 48 पर्सन है, मुझे नहीं लगता उन्होंने एटीएक्स पढ़ा होगा। चलिए मैक्सिमम एग्जैक्टली। कुछ 5-10 बंदों ने पढ़ा होगा। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट P60 बताऊं, ये एम्प्लॉयमेंट इनका भी यहाँ यहाँ चली गई है, इस पे इतना टैक्स लग गया, मेरे ख्याल में मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। बाकियों के साथ फिर वो आए हैं, वो नॉलेज भी गेन करेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
और वो प्रैक्टिकली भी उस चीज को देखना पसंद करेंगे। ठीक है। बिल्कुल। और सर तो एक और बात पूछनी थी, अगर ये लेक्चर रिकॉर्डेड हमें मिल जाते तो फायदा ये होता कि जिस बंदे ने जो कुछ पढ़ा है वो स्किप कर सकता था, और जो नहीं पढ़ा वो देखकर सीख सकता था। इस तरह कुछ आसानी नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा देखिए, इसके लिए फिर आप सर, एडमिन से खुद ही इस कैन चीज आई पे से बात करके समथिंग आपको सर? रिकॉर्ड। यस प्लीज, कासिम साहब। सर जी सर, इसमें जी जो भाई बात कर रहे हैं, जी बहुत से जैसी बातें, एक तो ये जूम पर क्लास है, हम बहुत से लोगों को नहीं जानते। अब जी प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक नॉलेज है, जिसने वो स्किप करनी है, वो उस टाइम के लिए थोड़ी देर वो लेक्चर को वो म्यूट कर ले। जब वो उस पार्ट से स्किप होके आगे चला जाए तो वो उसे पार्टिसिपेट कर ले। तो प्रॉब्लम है कि जो लोग नए हैं उनके लिए बेसिक लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिल्कुल है ऑब्वियसली। कि अगर अगर वो स्टार्ट ही नहीं लेंगे तो बीच से कैसे पकड़ेंगे? अब मेरी नहीं फील्ड बिल्कुल। है, मेरी मैं फील्ड एहसन है भाई, लॉ की। एहसन भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। सर मैं सर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं ऐसे ही बिल्कुल है, आपको। ऐसे। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। नहीं नहीं, नसीर भाई जो है ना वो अपने एंगल से ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एसएससी के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। आई नो, क्योंकि मैं खुद ही एसएससी बैकग्राउंड से, आई नो मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली। जब मैंने स्टार्ट में शुरू किया था ना, मेरा दिमाग घुमा था। अच्छा ये ऐसे होता है, हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं था। सही है, तो स्टार्ट में मेरा भी बड़ा सही। दिमाग घुमा था, ठीक है ना। हाँ, टैक्स हाँ। रूल आपने बड़े पढ़े होंगे यार, छोड़ देना। बड़े स्टार्ट में जो है ना, बड़ा नचाया था इसने में एक बार, जो साल डेढ़ था ना। मैं कहता हूँ ना, मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं इस पूरे टेन्योर में, अल्लाह बड़ी बात से बचा, लेकिन मैं तकरीबन 1000+ टैक्स रिटर्न सबमिट कर चुका हूँ। हम्म, मैं रफली बता रहा हूँ, शायद इससे कम या शायद थोड़ी बहुत कम, लेकिन एक रफ एस्टिमेट अगर मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन 1000+ टैक्स रिटर्न कर चुका हूँ इंडिविजुअल की। अगर मैं आपको कंपनी के अकाउंट्स बनाना और कंपनी अकाउंट सबमिशन की अगर मैं बात करूं, तो 400-500 कंपनीज के मैं अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे और वो सबमिट किए होंगे मैंने, उनकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बनाई होगी। तो आई नो क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी थी, क्या क्या चीजें मैंने आके देखी हैं। अच्छा ये नसीर भाई ने जो बात की थी, आपने इनहेरिटेंस टैक्स भी पढ़ा होगा, ठीक है। कितना गंदा टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स। अब मैं इनहेरिटेंस टैक्स को बस एक सलाम दुआ कर देता हूँ लेक्चर्स में, मैं उसको परसू ही नहीं करता। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि 7.5-8 साल में मेरे सामने सिर्फ एक केस आया इनहेरिटेंस टैक्स का। तो मैं उस पर क्यों 2-3 लेक्चर आप लोग के जाया करूँ? हाँ, किसी को शौक है, पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल मैं उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं उस चीज को अपना बेंचमार्क रखूंगा जो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं, आप किसी फर्म में जा रहे हैं, या आप यूके में जा रहे हैं, तो आपको काम किस तरह का मिलेगा। अब आप यहाँ पे आके मेरे साथ, मैं आपको एक हफ्ता इनहेरिटेंस टैक्स प्रैक्टिकली बताता रहा हूँ चीजें। उधर जब आपके पास रियल लाइफ में कभी जिंदगी में एक आध सिनेरियो अगर आ भी गया, तो आपको तब पता लगे कि जनाब वहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स तो ज्यादातर एडवोकेट्स हैंडल करते हैं, अकाउंटेंट्स का तो उसमें ऐसा कोई काम होता ही नहीं। आप कहोगे यार मैं टाइम फजूल में इतना टाइम जाए किया इस पे, क्योंकि वहां पे दो प्रोफेशंस जो है ना यूके में बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं, एक एडवोकेट और एक आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि इसके पास आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो वो ऐसे बंदे को हायर करने के लिए 10 बार सोचते हैं, और बहुत ही ट्रस्ट वर्दी ये दो आपकी प्रोफेशंस होते हैं यूके में। क्योंकि अगर आपका लॉयर है तो जाहिर बात है उसके पास बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स होती हैं। अगर आपका अकाउंटेंट है तो उसके उसका आपके सारे टैक्सेस का पता, आपकी इनकम सोर्सेज का पता, उसके बैंक डिटेल आपके पास पड़ी होती है, बैंक स्टेटमेंट्स पड़ी होती है, जो इनकम, मतलब क्या कहता है ना, बल्कि की इज्जत उसके हवाले एक किस्म की होती है अगर कारोबारी टर्म में देखी जाए ना। तो ये दो बहुत एक प्रेस्टीज किस्म की प्रोफेशन समझी जाती है यूके में, और बहुत लोग एहतियात करते हैं इस चीज में। तो जहां तक हमारे कोर्स की बात होगी, मेरे पास अभी तक जितने भी मेरे पास सेशंस हुए हैं और जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं, मैं आई एम सॉरी, मुझसे काफी सीनियर सीनियर भी आए मेरे साथ क्लास में, 52-53 ईयर्स के भी रह चुके हैं। मतलब अगर कहा जाए मेरे बड़ों की जगह है, लेकिन उन्होंने मुझसे सीखे हैं, मुझसे पढ़ते थे, क्वेश्चन करते, वो बहुत अच्छा लगता था। तो कहने का मकसद ये था कि उनका बैकग्राउंड क्या था। वो एडवोकेट था, कोई कोई अपना कारोबार करता था, कोई अपना बिजनेस करता था,
किसने एमबीए किया हुआ था, ये वो, तो वो सीखने के लिए आए होते हैं। तो अब उनको अगर मैं सिर्फ P60 बता दूं, मैं कहूँ ये आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है और ये उस पर टैक्स आ रहा है, ये यहाँ पे डाल दो जी, बात खत्म। ऐसा नहीं होता, मैं सिर्फ मजा नहीं करेगा ना, अवल मुझे क्या कहते हैं, मेरी रूल सेटिस्फाई नहीं हुई भाई, मैंने शायद इंसाफ नहीं किया। तो मैं आप लोग को पहले एक चीज, अच्छा, मेरी मेरी अप्रोच जो पढ़ाने की होती है वो ये होती है, मैं पहले आपको देसी जुबान में चीज समझाऊंगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम है, मैं आपको देसी एग्जांपल दूंगा। एम्प्लॉयमेंट, आप भी नौकरी कर रहे हो, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, ये कारोबार है, हमने जनाब बिरयानी का ठेला लगाया, ये एक छोटा सा कैफे रेस्टोरेंट खोला हुआ है, उसकी एग्जांपल लेके चलेंगे और उस पर हम टैक्स रिटर्न बनाएंगे अपने लिए। ये बनाएंगे फिर हम प्रॉपर रियल लाइफ की एग्जांपल मैं आपके सामने लाऊंगा कि यूके में अगर मैं कोई टैक्स रिटर्न बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे किस किस तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं, बैंक स्टेटमेंट किस तरह के आते हैं, बिल सेल इनवॉइसेस किस तरह की मेरे पास आ रही होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग हम उसको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। यू विल लाइक द, मैं आप लोगों को तब मानूंगा अगर आप लोग मुझसे हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। मेरा जो सबसे पहला बैच था ना, मैं कहता हूँ मुझे सबसे मजा उस बैच का आया था। उसमें कुछ लड़के थे, वो काम कर रहे थे, उनके यूके में एक बंदे के जो उसके मेरे ख्याल बड़े भाई की कंपनी थी, तो वो उसमें इन्वॉल्व रहता था। तो यार वो जो मुझसे मजेदार मजेदार क्वेश्चन पूछता था ना, कभी कभार मैं भी कहता यार ये क्वेश्चन उसने कहाँ से पूछ लिया, मतलब उस तरफ मेरा भी ध्यान नहीं होता था, तो बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सेशन हो जाता था हमारा। तो I will encourage guys, if you have guts you can ask questions guys, बड़ा मजा आता है क्वेश्चंस का। तो क्योंकि ऐसे ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं ना, बंदा खुद ही हैरान हो जाता है, यार ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो फिर इसमें हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग करते हैं और अकाउंटेंट्स को जो पैसे मिलते हैं टैक्स प्लानिंग की मिलते, सीधे सीधे टैक्स कैलकुलेट करने के नहीं मिलते, तो मेन चीज होती है टैक्स प्लानिंग। अच्छा, बात थी हमारी कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में। हम देख रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्सेस हमारे पास क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको एक घर की एग्जांपल दी, ये हमारा बिजनेस है, तो हमने उसका पूरा बिजनेस बेच दिया, पार्ट ऑफ एसेट, या उसमें से कोई एक फिक्स एसेट हमने बेच दिया, उस पर हमें गेन हुआ है, या हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, वो शेयर्स हमने बेच दिए, उस पर हमें गेन हुआ, तो भाई जान उसमें टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है उसके बारे में हम देखेंगे। चलो ये तो ये बात है, तो हमें बहुत कल कि इनकम टैक्स कंप्यूटेशन हम बनाए, जब हम इस तरह एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न बना लेंगे, उसके टैक्स कैलकुलेशन हम बना लेंगे। एक तो हम मैनुअली अपने साथ बना लेंगे एक्सेल पे कि एक ले मैन कैसे बनाएगा, फिर हम एक सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर में देखेंगे आरएस, यूके का सॉफ्टवेयर है, आरएस एलिमेंट के नेम से है। मैं उस पे इवन आप लोग को डेमो अकाउंट बनाने भी सिखा दूंगा, आप भी लगे रहे दिन रात उस पर प्रैक्टिस करते रहे, अपनी तरफ से इनकम में डालते रहे, देखते रहे भाई कैसा टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है। वो मैं आप लोग को एक डेमी अकाउंट होता है, डेमो 1 मंथ के लिए आपको मिलता है, वो मैं आपके सामने एक बना लूंगा, हम भी उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आप लोग भी देखते रहे। आप लोग अपने लिए बनाने बिल्कुल बनाए उसको। अच्छा जी, ये ये हमारा होगा पर्सनल टैक्स। और अगर मैं आपसे ज्यादा झूठ ना बोलूं तो ये हमारे कोर्स एटलीस्ट 50% ऑफ टाइम ये टॉपिक आपसे कंज्यूम, ये पूरा पर्सनल टैक्स लेने का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने सेकंड नंबर पे क्यों रखा है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक पर्सनल टैक्स पर टाइम ज्यादा लगेगा और कंपनीज के टैक्स पे कम लगेगा, वो इस वजह से कि एक कंपनी और एक सोल ट्रेडर जो बंदे कारोबार कर रहे हैं, तकरीबन नेचर दोनों की सेम होती है, दोनों एक टाइप के ही बिजनेस कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ मेरी, हमने बिरयानी की शॉप खोली है, छोटा सा कैफे बनाया हमने, मैं खुद का कंपनी रजिस्टर नहीं किया, मैं अपने पर्सनल टैक्स वाले रेट्स मुझ पर अप्लाई हो रहे हैं, मैं वो कर रहा हूँ। और मेरे साथ हैं नसीर भाई जो है, उन्होंने भी सेम ही बिजनेस खोला हुआ है, लेकिन उसने खुद को कंपनी रजिस्टर कराया हुआ है। अब काम तो हम दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों पर टैक्स की इम्प्लीकेशन थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत डिफरेंट। क्या है, टैक्स रेट डिफरेंट होगा, थोड़े रूल्स रेगुलेशन थोड़े बहुत चेंज होते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ, अगर हम पर्सनल टैक्स पढ़ लें सारा अच्छे से, तो कंपनीज का टैक्स मैं कहता हूँ आपका 60% 65% कवर हो गया उसी में, क्योंकि वही नॉर्मली वही टैक्सेस, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस आपकी कंपनीज के लिए भी वही होते हैं, लेकिन क्या बस टैक्स रेट थोड़ा चेंज होता है, कुछ चीजें डिसअलाउड होती हैं, कुछ अलाउड होते हैं आपके पास। तो एक कम्बिनेशन आपके पास बन जाता है। और सेकंड, एक कॉर्पोरेशन टैक्स सेकंड नंबर पर कराने का मकसद ये होता है कि जब मैं कॉर्पोरेशन टैक्स में वो चीज दोबारा कराऊंगा, तो देन आपका पर्सनल टैक्स वाले भी रिवाइज हो जाएगा, भाई उधर भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, वो क्या सीन था। तो कॉर्पोरेशन टैक्स में हम क्या देखते हैं,
अगर कोई अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से है तो उसको अकाउंटिंग पीरियड का नाम एटलीस्ट सुना होगा, या फाइनेंशियल पीरियड नॉर्मली होता है। कंपनी जो है ना, एक 12 महीने का एक उनका अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसके लिए अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें फिर टैक्स सबमिट करते हैं। कोई को लगता है कि भाई मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों का, उस पर कितना टैक्स बनेगा वो करूंगा। कोई होगा जनाब वो कहेगा। अब पाकिस्तानी फिजिकल ईयर अगर आप देखें, जो टैक्स ईयर हमारा देख होता है पाकिस्तान को, वो होता है जुलाई से लेके जून तक जाता है। अगर अभी हमारा जो चल रहा है, ये स्टार्ट हुआ होगा हमारा 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक चलेगा हमारी फाइनेंशियल ईयर इस तरह। अच्छा YouTube को जब रसल साहब, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। बेसिक क्वेश्चन ये है कि मैं इधर एडवोकेट पाकिस्तान में भी टैक्स का काम करता हूँ, तो अभी मैं पहले था यूके जाने की, तो जी ये कोर्स जो आप दे रही हैं ये कितना वर्थ इट होगा? मेरे ख्याल से तो सारे इसीलिए ही हैं कि इसे को फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करने, एजुकेशन तो मिलेगी मिलेगी, तो ये कितना वर्थ इट होगा उधर जाके? आप क्लाइंट कैसे कैच कर सकते हैं, या आप जब रजिस्टर्ड रहता से रजिस्टर्ड होना पड़ता है जैसे इधर पाकिस्तान में कि नहीं? एडवोकेट तो ठीक है, लेकिन जैसे आईटीपीज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या अथॉरिटीज हैं? आप कैसे ऑफिशियली तौर पे वहाँ पे टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं? तो मैं ये अच्छा पूछना चाह रहा जहाँ हूँ जी जी कि इसकी वर्थ क्या होगी? अच्छा देखिए, जहाँ तक बात वर्थ की है, तो सर वर्थ तो मेरे ख्याल में मैंने आप लोग को एक सिंपल चीज अभी कही आपके क्वेश्चन से पहले ही, कि दो प्रोफेशन यूके में बड़े प्रेस्टीज और बड़े सेंसिटिव माने जाते हैं, एक एडवोकेट और एक अकाउंटेंट। ठीक है। अकाउंटेंट क्या करता है, वो इनके टैक्स मैटर्स देख रहा होता है, ठीक है ना। एडवोकेट अगर उसको कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं वो देख रहा होता है, या अगर उसने कोई विल ट्रांसफर करनी है अपने बच्चों को, ये वो या फ्लैट, इनका हजार चीजें होती हैं तो वो करनी होती हैं, तो वो आपके एडवोकेट ऑब्वियसली देख रहे होते हैं, कि लॉयर्स ज्यादातर उन चीजों को देख रहे होते हैं। अच्छा, लॉयर्स का काम क्या होता है, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होता है या टैक्स के रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो फिर अकाउंटेंट से डिस्कस करते हैं ये चीजें। लेकिन अगर आप एज एन अकाउंटेंट, सॉरी एज एडवोकेट, आपको टैक्सेशन की भी नॉलेज हो, तो क्या आपको किसी अकाउंटेंट की तरफ जानी पड़ेगी या आप खुद ही उस चीज को डील करेंगे? लेट्स टेक इट इन अ फाइनेंशियल वे। आप एडवोकेट है, अब जब एक क्लाइंट की डील हुई है, ठीक है, वो कहते हैं यार मेरा फलाम बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ, तो मेरी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी? तो लीगल रिक्वायरमेंट्स तो आप बता देंगे। अब आपको चाहिए कि भाई आप अपने बिजनेस बेच रहे हो, लेट्स से हम कहते हैं कि 50,000 पाउंड का आप अपने बिजनेस बेच रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस आज वर्थ कितना कर रहा है, प्रॉफिट उसने कितना किया, उसके लिए आप जाओगे अकाउंटेंट के पास, उसको अलग से फीस दोगे। लेकिन अगर आप ये चीज आपको आती होगी तो सारे के सारे पैसे आपके पास रहेंगे, क्योंकि यू नो द टैक्सेस, यू नो द लीगल साइड, तो आप दोनों चीजें खुद ही कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप यूके जा रहे हैं और आप एज अ लॉयर जा रहे हैं, आई थिंक ये आपके लिए बहुत वर्थ इट होना चाहिए सर। क्योंकि लॉयर के पास लॉ की तो इंफॉर्मेशन है, बट उसको टैक्सेशन की नॉलेज तो इतनी नहीं है। चलो, हल्के फुल्के उसने कहीं इधर उधर से कोई चीज सुनी, या वो अपना कोई पर्सनल टैक्सेस देख रहा, कोई हेलो हाई उसको चीज का पता होगा, लेकिन डेप्थ तो उसकी नहीं पता होगी। उसने लॉयर, मुझे नहीं याद पड़ता कि वो खुद ही टैक्स रिटर्न, क्योंकि यूके में ज्यादातर लोग टैक्स रिटर्न जो है ना अकाउंटेंट से ही सबमिट कराते हैं, ये वो रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छी खासी पेनल्टीज पड़ती है अगर आपकी कोई चीज मिस हो जाए, या आपने कोई मिसस्टेटमेंट कर दी है या अंडरस्टेट कर दी है चीजें, तो आपको अच्छी खासी पेनल्टीज पड़ती है, ठीक है ना। तो उनके आप टैक्स देने से इतना नहीं डरेंगे जितना उनके आप फाइन से डरेंगे। तो अकाउंटेंट्स एक अच्छा प्रोफेशन होता है, समझो, अच्छा खासा आपके पास लोग ट्रस्ट भी करते हैं। और जहां तक बात एडवोकेट की है, तो वो मैंने आपको फाइनेंशियल वे में भी बता दिया कि ये क्या कहते हैं ना, कि अगर पैसे की बात की जाए तो बजाय इसके कि आप किसी अकाउंटेंट के पास जाए और उससे वो चीज कराएं, इफ यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, यू नो इट बेटर, तब कोई अकाउंटेंट की तरफ जाने की पड़ नहीं होगी। आप खुद ही उससे डेटा लेके, खुद ही उसके एक समरी बना के, आप उसके हिसाब किताब देख सकते हैं कि भाई क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है क्या? अच्छा, हम कंपनीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते। जी समझ साहब, आपको कोई क्वेश्चन था?
अस्सलाम वालेकुम सर। आपका कोर्स आउटलाइन देखा है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। एंड इसमें एक चीज़ ये है कि मैं जो है ना, मैंने रिसेंटली अपवर्क पे बुक कीपिंग वगैरह स्टार्ट की है। बुक कीपिंग और डिफरेंट वो कहते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वगैरह। और वहीं पे मैंने देखा है कि जो है ना, अगर तो इफ़ यू वांट टू गेट अकाउंटिंग जॉब्स, तो तब भी जो है ना टैक्सेशन, क्योंकि वो चाहते हैं वन विंडो सोल्यूशन मिले। तो टैक्सेशन के एग्जैक्टली। लिए जो है ना, वो कहते हैं कि वो एंड पे ना हमारा जो है ना, वो टैक्स की भी फाइलिंग कर सकें, पेरोल वगैरह की फाइलिंग देख सकें, बाकी चीज़ें। तो एक तो ये है कि दो तीन चीज़ें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आपका पूरा कोर्स है, इसमें आप बता रहे हैं क्या प्रैक्टिकली भी हमें जो है ना सिखाएंगे? क्या एचआर जो एमसीन का वो है पोर्टल, उसके ऊपर भी वर्किंग होगी? एक तो ये सवाल है। और ये यानी कि कोऑपरेशंस के हवाले से, बाकी सब के हवाले से प्रैक्टिकली सारी की सारी जो है ना, ये मतलब कोई एक कंपनी वगैरह का हम लोग खुद उसे करेंगे, देखेंगे क्या होगा सिस्टम, वो थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं। दूसरा ये बता दें कि जनरली क्या इनके रेट्स वगैरह क्या होते हैं जनरली, जो हम कल को कोट कर सकते हैं क्या, ताकि ये बाकी जो लोग हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे ये देख के, क्योंकि ये जो है ना, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट फ्रीलांसिंग के अंदर ही है। कि आप जब ज़ाहिर है इसको कर लेते हैं, तो आगे कितना से कितना रेवेन्यू आ सकता है, और क्या टाइमलाइंस वगैरह के हवाले से थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा आप अगर अभी बता देंगे तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, थैंक यू सर। सरवत भाई, आपकी जो पहले इनिशियली दो तीन क्वेश्चन थे ना, उसके लिए मैं आपको कहूंगा थोड़ा वेट करें, हम कोर्स आउटलाइन देख लें, तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ना ये यू कैन आस्क अगेन। जहां तक बात की है रेट्स की, यार अगर मैं आपको देसी जुबान में समझाऊं ना, तो वो हम हमारे उर्दू में कहावत होती है ना, कि जैसा मुंह वैसी चकड़, जितने में बकरा फंस गए उतने पैसे बनते हैं। ऐसी बात है, ठीक है ना। मैंने अगर मैं फर्म की बात करूं, तो मैंने टैक्स रिटर्न जो है ना, वो 50 पाउंड में भी की हुई है, ठीक है ना। और सिर्फ एक क्लाइंट था, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी सही, उसकी और उसकी बेगम की, और उससे हमने 1500 पाउंड भी चार्ज किए हैं। बात होती है कि जितने में बंदा फंसा लिया आपने, ठीक है। खुद को आप देखें कि भाई आपको लगता है कि जितना काम है मैं कितने पैसों में कर सकता हूँ। ये स्टोरी होती है, ठीक है। तो इस पे मैं आपको फिक्स रेट नहीं दे सकता हूँ कि भाई आपको 100 पाउंड चार्ज करने चाहिए, 200, 1500, 250। तो वेरियस टैक्स रिटर्न की अगर मैं आपको बात करूँ, अच्छा, टैक्स रिटर्न का हम नॉर्मली कोट इस तरह करते थे ना, कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक हमने, अब फर्म का जाहिर बात है उनको थोड़ा ज्यादा होता है, आप एज ए फ्रीलांसर उतना नहीं चार्ज कर सकते हैं, अब थोड़ा सा आपको कम करना पड़ता है। तो हमारा क्या नॉर्मली प्रोसीजर होता था कि हमने बेंच मार्क रखा होता है 75 पाउंड, ठीक है। मैं पाउंड्स में बात करूंगा, आप फिर बाकी डॉलर शॉलर जो आप देखना चाहें ना, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन शॉर्ट मेन मुद्दा मेरा वही होगा कि जितना जितना मैं आप घेर सक, जितने में आपको ये चीज फिजिबल लगे, उतना ही आप करेंगे। अब हम किस तरह का कोट करते थे फी, हम सिर्फ टैक्स रिटर्न नहीं करवाते थे यार, सही है। हम कराते थे, जिस तरह आपने पहली बात कही ना, कि क्लाइंट वांट्स फुल फ्लैज सर्विस, ठीक है ना। अगर उसकी कोई कंपनी है ना, तो आपसे कंपनी अकाउंट्स भी बनाना चाहेगा, वो उससे आप कंपनी की पूरी बुक कीपिंग करवाएगा, उससे अकाउंट्स भी बनवाएगा, अकाउंट्स के बाद उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बनाएगा। फिर जाहिर बात है कंपनी से उस बंदे को खुद ही कोई डिविडेंड्स भी आएंगे, तो फिर वो चाहेगा कि यार आप मेरे लिए पर्सनल टैक्स भी बनाओ। आप नॉर्मली पूरा पैकेज दे देते हैं, ठीक है। बल्कि नॉर्मली क्या ऐसा ही होता है, पूरा पैकेज ही दिया जाता है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसमें आपने देखना होता है। अब अगर सिर्फ टैक्स रिटर्न की बात की जाए, अगर एक बंदा कहता है मेरे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है और जना मेरी एक रेंटल प्रॉपर्टी है, तो यार अगर मेरे पास एज अ फ्रीलांस है, मैं कहूँगा यार 100 पाउंड दे दो, बहुत है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बंदा कहता है सोल ट्रेडर है मेरा, अब सोल ट्रेडर है तो मुझे ये देखना पहले होगा कि भाई उसके डेटा कितना है, सेल्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, बैंक स्टेटमेंट बैंक कितने हैं, बैंक में ट्रांजेक्शन्स कितनी है। ये सारी चीजें मैं देख के ना, फिर उसके बाद मैं उसको कोट करूंगा। अब आप किसी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी जो अच्छे फ्रीलांसर्स होते हैं, जिनका बुक कीपिंग में एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा जॉब्स की होती है, अगर आप उनके कैटलॉग पे जाते हैं ना, तो उन्होंने अक्सर आपको स्लैब दिया होता है कि अप टू 500 ट्रांजेक्शन में आपसे 100 पाउंड चार्ज करूंगा, या डॉलर्स, सॉरी, अगर डॉलर्स में आप बात करें, अगर आपकी लेस देन 1000 ट्रांजेक्शन है, 500 से लेके 1000 ट्रांजेक्शन में आपसे 200 पाउंड डॉलर चार्ज करूंगा। और अगर लेस देन 5000 ट्रांजेक्शन है, तो मैं आपसे 250 या $300 चार्ज करूँ। तो लोगों ने इस तरह स्लैब्स बनाया होता है, तो आप बेहतर उस तरफ, इस तरफ से अगर देखें, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा आपको।
बाकी जो आपके क्वेश्चंस थे, क्या क्या चीजें हम देखेंगे, वो थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा, आई नो आई कैन सी योर रेज हैंड, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आप लोग को एक बार गो थ्रू कर लो कि हमने करना क्या क्या है, देन आई विल बी ओपन टू योर क्वेश्चंस। सो आपके क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपके सुनूंगा और आपका आंसर भी करूंगा। अच्छा, जहां तक कॉर्पोरेशन टैक्स की बात है, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन वो सारा कुछ बताना वो तो एक अलग स्टोरी है। मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके सेल्स, एक्सपेंसेस, बैंक स्टेटमेंट, उससे एक अकाउंट्स बना के, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट की चीजें बनाकर उसको मैं एक सॉफ्टवेयर पे, एक तो मैन्युअली एक्सेल पे उधर ही मैं आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता दूंगा भाई मेरा कितना टैक्स बनेगा, ठीक है, वो तो हम कर लेंगे। मैं सॉफ्टवेयर पे जाके उसको ट्रायल बैलेंस इंपोर्ट करूंगा, उससे एक्चुअल अकाउंट्स बनवा के जो कि एच कंपनीज हाउस को सबमिट होते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में एसएससीपी होता है, कंपनीज को यूके में दो मेन बड़ी बॉडीज है जो कि अपने कंपनीज के मैटर को देखती है। एक होता है अकाउंट सबमिट करना और एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न। जो अकाउंट सबमिशन होती है वो आपकी होती है कंपनीज हाउस पे, ठीक है। तो जो कंपनीज हाउस में एक्चुअल फॉर्मेट अकाउंट्स का सबमिट किया जाता है, हम उस तरह के अकाउंट सॉफ्टवेयर से बनवाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। और कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न एक्चुअल जो एचएमआरसी को सबमिट होती है, जिस तरह मैंने आपको इंडिविजुअली कभी का पर्सनल टैक्स रिटर्न हम एक बनाएंगे, कंपनीज की भी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न हम एक बनाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें हम देखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अकाउंट्स बना लिए, उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। पहले तो जाहिर बात हम कॉर्पोरेशन टैक्स के जो रूल्स रेगुलेशन उनको हम देखेंगे कंपेयर करके भाई इंडिविजुअल में क्या क्या चीजें थी और कंपनीज के बारे में क्या क्या चीजें थी, वो उन दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे। जो जो चीजें इंडिविजुअल में पड़ी थी लेकिन कंपनीज में वो उस तरह नहीं है, वो हम देखेंगे ताकि हमारी क्लैरिटी हो जाए चीजों पे। कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेशन आ गई है। अगर हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट है, 12 महीने से ज्यादा का अकाउंटिंग पीरियड है, देन हम हमारी टैक्स रिटर्न कैसे बनती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अगर जो कंपनी है उसको डिविडेंड इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ट्रेडिंग इनकम आ रही है, कैपिटल लॉसेस, अब देखिए कैपिटल लॉसेस दोबारा आ गए, इंडिविजुअल में भी पढ़ा था हमने, डिप्रिसिएशन की जगह आपको कैपिटल लॉसेस मिलते हैं। कंपनीज में भी ऐसा होता है, डिप्रिसिएशन की जगह आपको कैपिटल लॉसेस मिलते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ तो तकरीबन 95% सेम रूल्स है दोनों के। जो इंडिविजुअल के लिए रूल्स है ना कैपिटल लॉसेस के, तकरीबन 95% वही रूल्स कंपनीज के लिए भी अप्लाई होते हैं। सिर्फ एक चीज है, प्राइवेट यूज जो होता है ना वो कंपनीज में नहीं होता, वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर कंपनीज को लॉसेस हो जाते हैं तो क्या कोई फायदा हमें मिलेगा या नहीं, क्या इससे हम फ्यूचर में कोई बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं, क्या प्रीवियस ईयर से हम कोई बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं, वी विल लुक एट इनटू दिस इन डिटेल। अगर फॉरेन इनकम आ रही है वो कैसे होगी। अब हमने इंडिविजुअल में पढ़ा कैपिटल गेन टैक्स, यहाँ पे कंपनीज में भी देखें, अगर कंपनीज अपना कोई एसेट बेच देती है तो कंपनीज के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगेगा, कंपनीज के बारे में भी देखेंगे। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट जो आप बेयर कर रहे हैं, भाई वो आपके लिए अलाउबल है, कितनी अलाउबल है, उस पे आपको कोई अलाउंस मिल सकता है, कोई फायदा आपको होगा या नहीं होगा कंपनी को, वो हम डिटेल में देखें। कंसोर्शियम देखेंगे, ये भी काइंड ऑफ पार्टनरशिप टाइप होती है, देखेंगे वो भी। ओवरसीज एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, एक कंपनी अगर किसी आउट ऑफ यूके किसी कंट्री में कोई ट्रेड कर रही है, सेल्स कर रही है या वहां से चीजें परचेज कर रही है, उसके बारे में हम देखेंगे क्या सैलरी होता है। ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि मैं एक प्रॉपर हम एक अकाउंट्स बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। हम उसको पहले एक्सेल पे उसके टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, देन एक सॉफ्टवेयर पे हम प्रॉपर एक अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे, मैं आपको जस्ट एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि अकाउंट्स कैसे होंगे। जिस तरह मैं आप लोग इसका ना FBR, सॉरी, SSCP पे आप लोग अकाउंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, इस तरह का यूके में आप क्या करते हैं, कंपनीज हाउस में आप अपने अकाउंट सबमिट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट होती है gov.uk, एक सेकंड में आप लोग स्क्रीन शेयर कर पाएंगे, आप लोग को नजर आएगी। ये भी सर्च द रजिस्टर, ये फाइंड एंड अपडेट कंपनी इंफॉर्मेशन gov.uk। जो भी वेबसाइट gov.uk के नेम से होगी वो
यूके की ऑफिशियल वेबसाइट होगी HMRC की और कंपनीज हाउस की, वहाँ पे आप टैक्स और कंपनीज के रिलेटेड सारा डेटा देख सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्च इंजन है। इसमें फ्रॉम डेट ऑफ इंसेप्शन जितनी भी कंपनीज यूके में बनी है, चाहे वो अभी एक्टिव कंपनीज है, बंद हो चुकी हैं, डिसॉल्व हो चुकी हैं, या लिक्विडेशन में, उन सब कंपनीज की यहाँ पे आपको जो होता है ना पब्लिकली अवेलेबल डेटा, वो अवेलेबल होता है। क्या क्या अवेलेबल होता है? हम किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी ओपन की थी। अब ये उसका नंबर, कंपनी का नेम आ गया फ्रीडम फैक्ट्री के नेम से। उस कंपनी का नंबर क्या है, ठीक है, तो वो आपके पास आ गया। ये उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, वो आ गया। उस कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव है या डिसॉल्व है, या वो लिक्विडेशन में है, बंद होने जा रही है, वो आ गया। कंपनी टाइप क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी बनी कब है, 17 जुलाई 2019 को। अकाउंट्स का अगर हम देखें तो नेक्स्ट अकाउंट कब तक के बनने वाले हैं, 31 मार्च 2023 के अकाउंट्स अभी बनने वाले हैं, बने नहीं है, क्योंकि लास्ट अकाउंट्स कब तक के बने हैं, 31 मार्च 2022 तक के अकाउंट्स बने हैं। कंफर्मेशन स्टेटमेंट क्या चीज है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा जब यहाँ तक बात आएगी, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओन रियल एस्टेट, अदर लेटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ ओन और लीज रियल एस्टेट, उसके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक हो गया। ये तो आपके पास आ गई उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे आपको यहाँ पे कुछ टैब्स नजर आ रहे हैं। पीपल, पीपल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर्स मतलब डायरेक्टर और सेक्रेटरी, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो एक ये है बेंजामिन क्लार्क, ये इसका क्या है, सेक्रेटरी है, कब अपॉइंट हुआ था, 17 जुलाई को, ठीक है। वही बेंजामिन जो क्लार्क जो है, वो इसका डायरेक्टर भी है, ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटेड डेट, नेशनैलिटी, क्रिस्टियन डैनियल क्लार्क, ये भी इसका डायरेक्टर है। डेट ऑफ बर्थ आ गई, उसकी अपॉइंटमेंट डेट आ गई है। रॉबिन लाइन क्लार्क, ये भी इसका डायरेक्टर है, ठीक है। ये क्रिस्टियन डैनियल क्लार्क, ये ये भी डायरेक्टर है, लेकिन ये रिजाइन कर चुका है, ठीक है। फिर आपके पास इसकी कंपनी की डिटेल आ रही है। सिर्फ ये डिटेल नहीं आती है, आगे देखिए फाइलिंग हिस्ट्री में अगर हम आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं, जब से ये कंपनी बनी है ना, 2019 में बनी है ना, तो इसके पास आपके पास 2020 के अकाउंट्स भी शो हो रहे हैं, 2021 के अकाउंट्स भी शो हो रहे हैं, 2022 के अकाउंट्स भी आपके पास शो हो रहे हैं। और ये अकाउंट्स आप देख भी सकते हैं, जो कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा। ये मेरे कोई चाचू मामू की कंपनी नहीं है, ये आप भी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी कंपनीज है उनके सबमिटेड अकाउंट्स आप देख सकते हैं। कंपनी हाउस पे अकाउंट किस तरह सबमिट होते हैं, ठीक है। ये नाम आ गया, उसका स्टार्ट और एंड डेट, उसका पीरियड आ गया आपके पास, ये उसके कॉन्टेक्ट्स आ गया, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अकाउंटेंट रिपोर्ट आपके पास आ गई है। ये उसकी बैलेंस शीट क्या है, इंटेंजिबल एसेट किस तरह कितने थे, टेंजिबल एसेट 2022 में कितने थे, कंपैरेटिव टू 2021 के भी लगे हुए हैं। करंट एसेट्स आ गए, डेटर्स आ गए, कैश इन हैंड कितना बैलेंस था उसके पास, टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स आपके पास ये आ गए, ठीक है। कैपिटल एंड रिजर्व आपके पास आ गया, सही, जिसकी बैलेंस शीट फिगर, शेयर होल्डिंग फंड, ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद जो होते हैं ना नोट्स टू द अकाउंट्स, वो आपके पास आ जाएंगे। डिप्रिसिएशन, इसके जो फिक्स एसेट्स थे, मतलब किस बेसिस पे वो डिप्रिशिएट हो रहे थे, क्या वो स्ट्रेट लाइन पे थे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे थे, तो वो सारे आपके पास यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। ये आपके फिक्स एसेट रजिस्टर, सॉरी इंटेंजिबल एसेट की डिटेल आ गई, एसेट रजिस्टर आप इसको कह सकते हैं। ये टेंजिबल फिक्स एसेट का रजिस्टर आपके पास आ गया, ठीक है। ये लैंड एंड बिल्डिंग थे, प्लांट एंड मशीनरी थी, फिक्स एंड फिटिंग थे, कंप्यूटर इक्विपमेंट थी, इंफॉर्मेटिव प्रॉपर्टीज थी, उसका प्रॉपर जो जब हम कहते हैं ना फिक्स एसेट रजिस्टर, उसकी प्रॉपर डिटेल आपके पास आ गई है। शेयर शेयर कैपिटल किस तरह है, 500 के शेयर कैपिटल है, क्लास ए के 255 शेयर है, क्लास बी के 235 शेयर है, क्लास सी के 10 शेयर है, डायरेक्टर के क्या बैलेंसेस आ रहे हैं। तो ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है, और ये
हर एक बंदा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो कंपनीज हाउस पे जो भी हमने अकाउंट्स देखे, इसी तरह के हम अकाउंट्स भी बनाएंगे, देखेंगे कि हमने इधर उस तरह ही बनाए या नहीं, और फिर उसके बाद जो एक्चुअल टैक्स रिटर्न बनती है जो कि HMRC को सबमिट होती है, वो भी हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हियर कम द मेन थिंग, वैल्यू एडेड टैक्स। आपने पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का नाम तो सुना होगा, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में आप सेल्स टैक्स चार्ज आपको होता है, इस तरह यूके में होता है वैट टैक्स, वैट, ठीक है। अब वैट के बारे में हमने क्या देखना है कि GST अगर मैं कोई चाहे वो, अच्छा, मैंने वैल्यू एडेड टैक्स को आखिर में क्यों रखा? सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स वो इंडिविजुअल पे भी लागू होता है और कंपनी पे भी लागू होता है, ठीक है। चाहे वो कोई कंपनी हो या वो कोई सोल ट्रेडर हो, दोनों पे वैट लागू होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या होती है? अगर आपकी सेल्स 85,000 से क्रॉस नहीं करते तो आपको वैट रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता। हाँ, आप वॉलंटरी होना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आपकी सेल्स 85,000 से क्रॉस कर जाती है तो आपको कंपल्सरी वैट रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर मैं पाकिस्तानी जुबान में कहूँ तो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, और आप जो सेल्स करेंगे उसमें आपको अपना सेल्स टैक्स भी डालना पड़ेगा। और एंड पे आप इसकी नॉर्मली डिफरेंट वैट की स्कीम्स होती है, कैश बेसिस पे भी होती है, एक्रूअल बेसिस पे वैट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स होती है। फ्लैट रेट स्कीम हो गई है, मार्जिनल स्कीम हो गई है, उसके अलावा मर्चेंट स्कीम आपके पास आ गई, और बाकी पार्शियली एग्जम्प्ट स्कीम है आपके पास, मतलब काफी स्कीम्स कुछ है। तो मैं आपको वैट क्या होता है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ उसका आप कवर करेंगे। किस किस तरह की सप्लाईज होती है, कौन कौन से टैक्स रेट इसमें होते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप, मैं आई डोंट नो 17.5 में कितना GST होता है। यूके में वैट स्टैंडर्ड रेट जो है 20% होता है। जीरो रेट सप्लाईज भी होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी होती है, नो वैट सप्लाईज भी होती है, रिवर्स चार्ज सप्लाईज भी होती है। तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई किन चीजों पे कौन सा टैक्स रेट वैट रेट लगता है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन पे क्या क्राइटेरिया होता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब आपको करनी पड़ती है, वॉलंटरी कब करनी पड़ती है, आप वैट डी रजिस्टर कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, वैट स्कीम देख लेंगे, पार्शली एग्जाम्प्ट बिजनेसेस, वैट सरचार्ज क्या चीज होती है, वैट की पेनल्टीज क्या क्या होती है अगर आप, अच्छा, वैट जो होता है नॉर्मली क्वार्टरली आप सबमिट करते हो, 3 महीने की आप एक साथ सेल्स और परचेजेस पे अपने कस्टमर से वैट रिसीव भी किया होता है, पे भी किया होता है अपने सप्लायर्स को, तो नेट या तो आपने कस्टमर आपने वैट ज्यादा रिसीव किया होता है और पे कम किया होता है, तो आपको लाइबिलिटी आपकी बने तो आपको HMRC को पे करनी होती है। और अगर आपने वैट ज्यादा पे किया हुआ है ऑलरेडी अपने परचेजेस पे तो आपको HMRC से रिफंड मिलता है। तो वैट रिटर्न बनती कैसे है, एक्चुअल डेटा से भी हम एक एग्जांपल करेंगे कि हमारे पास सेल्स इनवॉइसेस होगी, उस पर हम वैट लगाएंगे। बॉक्सेस होता है हमारे पास, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 7 तक हम सारे बॉक्सेस देखेंगे, किस बॉक्स में कौन सी फिगर जाती है, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ। पहले नॉलेज, देन एग्जांपल, देन प्रैक्टिकली मैं आपको एक्चुअली एक टैक्स वैट रिटर्न भी दिखा दूंगा कि ये वैट रिटर्न ऐसे बनती है, और ये फिर आपकी जाती है HMRC को सबमिट होती है। वैट रिटर्न सबमिट तो कर दिए, वैट लाइबिलिटी पे कब करनी है, कितना डेडलाइन उसकी क्या होती है। अच्छा, डेडलाइंस हम ऊपर जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े सबके हम डेडलाइंस वगैरह ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इन शॉर्ट एक डिटेल सारी चीज, जब तक आप लोग को तसल्ली नहीं होगी, मैं नहीं जान छोड़ने वाला, खैर आप लोग बेखबर रहे। अच्छा, बैड रिटर्न में अगर एरर आपसे कोई हो जाता है तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि वैट आपने हर 3 महीने बाद जमा करानी होती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, कभी इंसान है गलती भी हो जाती है, अगर गलती हो गई है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो हो गया। ये हमारे पास वैट का सारा आ जाएगा। एंड पे मैं आप लोग की ये चीज करूंगा कंपनी सेक्रेटेरियल, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉन न्यूमेरिक टाइप चीज होती है, न्यूमेरिकल चीजें इसमें इतने इन्वॉल्व नहीं होते, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा पर्सनली बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैं इसको सबसे आखिर में रखता हूँ।
कि यूके में आप कंपनी कैसे बनाते हैं, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं, वैट के लिए आप किस तरह रजिस्टर होते हैं, पे के रजिस्ट्रेशन आप कैसे करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कहाँ से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स सबमिशन आपकी कैसे होती है, गवर्नमेंट गेटवे क्या चीज होती है, एचएमआरसी एजेंट गेटवे क्या चीज होती है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई बिलीव एक बड़ा ही फ्रूटफुल किस्म का हमारा सेशन होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग क्वेश्चन मुझसे किस तरह करते हैं। देखिए, अगर बात पढ़ाने पे हो ना, जिस तरह वो नसीर भाई ने भी की ना, बात की ना कि यार मुझे तो ये चीजें आती है, मेरे लिए क्या इसमें मोटिवेशन है। मोटिवेशन आपके लिए ये होगा कि भाई आप मुझसे क्वेश्चन करो। अब आपको नॉलेज तो है ना, मुझसे पूछिए यार ये प्रैक्टिकली किस तरह होती है। आई विल डू मोस्ट, क्या कहते हैं, मैं बड़ा ही खुश होंगे भाई मुझसे इस तरह के क्वेश्चन करो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। आप मुझसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, ठीक है। ये चीज मैंने पढ़ी तो ये प्रैक्टिकल कैसे होती है, ताकि अपने माइंड में सिनेरियोज बनाए यार कि ये चीज अगर ऐसे होती तो मुझे क्या करना पड़ता, क्या इसके बारे में क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेरे पास एचएमआरसी की ए से लेकर जेड तक सारी नॉलेज है, बट जितनी मेरे पास है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। नहीं है, साथ देखेंगे भाई ये चीज कैसे होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे पास कुल नॉलेज है, कुल नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, इंसान के पास नहीं है। तो अप टू माय बेस्ट नॉलेज मैं आपको असिस्ट करूंगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी यारी दोस्ती आप लोग से सिर्फ इस कोर्स तक होगी, तो ये शायद आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरे पास पहले बैच से अभी भी लड़के मेरे साथ इन कांटेक्ट में, अगर वो कोई चीज़ उनको पूछनी होती है तो मुझसे पूछ लेते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, मुझे पता होता है, मैं गलत नहीं तो मैं कहीं से डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब ऑब्वियसली मैंने भी तो किसी से सीखा होगा, मेरे भी उस्ताद होंगे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ यार ये सिनेरियो है, क्या बेहतरीन तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए छोटा मोटा जो भी है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो करके, तो मैं मेरे कांटेक्ट होते हैं रहते हैं। और ये मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आप लोग को नहीं कह कि भाई इंस्टीट्यूट वाले ने मुझे कहा कि भाई आप लोगों ने आपने ये ऑफर करा नहीं। ये मैं अपनी तरफ से अपने मेरी जो क्लास होती है उनको मैं कहता हूँ भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है, कोई क्वेश्चन होती है कोई चीज होती है, इट्स बेटर आप मुझे एक वॉइस नोट कर दिया करें, क्योंकि बंदे को बोलते हुए अच्छा समझ आ जाती है कि भाई क्या क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैं जितना मैं हो सके मैं आपको उसका आंसर करूंगा। अच्छा नाउ, अगर आप लोग का जो क्वेश्चन है जिस तरह के, प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपका नाम लूंगा, आप अपना माइक अनम्यूट करें, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अबू बकर भाई जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, वालेकुम शुक्र, आप सुना। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने आपने अक्सर चीज़ों का जवाब तो दे ही दिया, लेकिन मैंने कहा आपसे सलाम दुआ भी कर लूँ, एक दो चीज़ें वो पूछ भी लूँ। जी जी सर फरमाइए। तो पूछना ये था, एक तो मैं बेसिकली आईसी में फाइनलिस्ट हूँ, और मतलब फर्म में 4 साल काम किया, आर्टिकल्स किए हैं, उसके बाद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ टैक्स का, पाकिस्तान माशा का। तो आपके साथ बेसिकली अटैच होने का मकसद ये था कि हम लोकल टैक्सेशन में तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई अपना काम में कोई रेवेन्यू खास नहीं होता। अपने क्लाइंट्स हैं लोकल, लेकिन जो उनसे उसमें इतना काम नहीं। कुछ दोस्त यहाँ पे यूके टैक्स में काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम्म, वो बड़ा अच्छा सेट है, पाउंड में भी ले रहे हैं, इस्लामाबाद में बेस लाइन में काम करते रहे। तो अब माशा मेरा भी प्रोग्राम था इनके साथ काम करूँ, लेकिन यह है कि मैंने क्या टाइम नाम है से उनका। सेट नहीं होता। ताहिर है, राहिल है, और दो और लड़के हैं हाँ, बेस बहुत लाइन। अच्छा सिद्धांत है। जी अच्छा, आप भी जिसका मतलब है, मैंने आप तो टाइम था, ये लोग बोल रहे थे कि 7 बजे हैं, लेकिन आ नहीं सक रहा था मैं इनके साथ ना। अच्छा अच्छा। तो फिर इस तरह है कि ये है कि अब मैंने कहा ऑनलाइन मुझे मिला ऑप्शन, तो फेसबुक ने ऐड दे दिया आपका, फिर मैंने कहा ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा था कि मतलब इस काबिल हो सकते हैं इसके बाद? पाकिस्तानी नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी काम 5-6 सीजन लगा चुका हूँ टैक्स के। तो आपके साथ काम करने के बाद इस एलिजिबल हो जाएंगे हम कि यार अपना काम कर सकें साथ साथ, क्लाइंट्स देख देखिए सकें? सर भाई आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस बंदे हैं, ठीक है ना। ये आपको जी। भी पता है कि सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल चीज पे चलता है। जी ऐसे ही आप वही। नॉलेज देख देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, समझ भी जाएंगे, जी। जी। प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन जितना आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज आते रहेंगे रियल लाइफ में, उतना ही क्लाइंट्स आप चीज आते को रहेंगे। ज्यादा बेहतर, हम्म। मतलब जितना आप एक चीज पे काम, अब देखिए आज जब पहले दिन आप हम गए थे आपको जीरो कुछ भी नॉलेज नहीं होगी पता, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं। की, लेकिन एक साल गुजरने के बाद आप अगर आपको पहले से खुद को कंपेयर कर, आप काफी हद तक आप चीज सीख सीख आपकी चुके जॉब होंगे। आउटलाइन अगर मैं ये देखूँ ना, तो मैं 2 साल या 4 साल भी फर्म में अगर लगाऊं, तो ये उसके बदले में ये सब कुछ इसके अंदर है, यानी कि बहुत कुछ इसके अंदर लगा हुआ है इसमें, तो बहुत ज्यादा है। यानी कि ये 2 महीने में नॉलेज तो। में नॉलेज में मैं ये सारी चीज आपको बता दूंगा। अच्छा। बेसिकली आपको उसकी एग्जांपल दे दूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स अगर होते हैं रियल में क्या सही। क्या चीजें चाहिए होती है। मतलब सही। यार मेन चीजें पर्सनल टैक्स हो गए, कंपनी अकाउंट्स हो गए और वैट हो जी। गई है।
मेन नंबर बस ये चीज। बस एक तो दफा ये आपने स्टार्ट करा देना, इंशाल्लाह हम आगे से आपके साथ आपने रब्ते की भी ऑप्शन दे दी है, इंशाल्लाह आपकी मार्केट में जबरदस्त करके सेट होंगे यूके में। इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सके जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा जी। सही है, सही जी है। इसके अलावा सर, इसके बाद भी अगर कोर्सेज इस तरह के होते हैं यूके का, यानी कि ये तो टाइम मेरे ख्याल में कम होता होगा, अगर और भी हम ऐड करना चाहिए इस तरह का ऑप्शन होता है कोई एडवांस में भी हम आपसे अगर लेके चलें इसको तो? यार इसमें और मैं आपको क्या एडवांस कराऊं यार। अभी तो चले नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, वैसे मैं सोच नहीं रहा था वैसे मैं क्या मतलब मैं आपने जो क्वेश्चन किया ना एडवांस, यार वो तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है ना वो। हाँ हाँ, अगर क्लाइंट पे डिपेंड जिस करता है कि किस तरह का केस आ रहा है। हाँ जी। तो मतलब वही बात है ना कि फुल नॉलेज का अगर हम 2 साल भी बैठ कर रहे हैं ना तो हम्म भाई हम्म। ना मुझे नहीं, सारा कुछ आता है ना सासू। आप लोग हमें एक्ट रेफरेंस कर देंगे, यानी कि इस एक्ट से पढ़ा रहे हैं, ये सेक्शन है वो, फिर हम खुद उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे चीज़ों को। मैं आपको इतना बता दूंगा अगर आपको कभी कोई जिंदगी में कोई चीज है और आपको उसके बारे में पढ़ना हो तो कैसे आपने उस चीज को सर्च करना है, उसके बारे में बस स्टडी जबरदस्त, कैसे करनी है। तो बाकी जबरदस्त, ठीक। वो बस आपको बता नेटवर्किंग दूंगा। आपके साथ हो जाएगी इंशाल्लाह, सारे मामले आसान हो जाएंगे। आपने एंड पे चल सारा मेरे क्वेश्चन क्लियर कर दिए, थैंक यू सर। चल नो वरी जी साकिब शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी मेरा ताल्लुक फाटा साउथ वजीरिस्तान से है। सर मैं माशाल्लाह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे लिए क्या ये कोर्स मतलब इन फ्यूचर काम आएगा या नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आप आपकी अगर जॉब हम कहें तो आपकी जॉब किस नेचर की होगी। सर मैं तो रिसेंटली अभी 7th सेमेस्टर में हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, एमफिल भी करना चाहता हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि साथ साथ मतलब अगर ये कोर्सेज भी हो जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है भैया। वैसे आप तो मेरे थोड़े करीबी करीबी गांव के भी लगते हैं अगर सच में मैं आपसे कहूँ तो आप ऐसे करें, आप मतलब पर्सनली मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। मैं खुद ही बात कर लूंगा कि भाई आपका आगे फ्यूचर में प्लान क्या है, आप क्या चीज करना चाहेंगे, मैं ई कोर्स आपको क्या हेल्प आउट कर सकता है, तो ये चीज मैं आपको बता दूंगा। साकिब भाई मैं आपसे बात करूँ ठीक है। वजीरिस्तान क्या है ऐसे। ओके चले। अच्छा जी किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, आई एम मोर देन वेलकम। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो जी। जी रेहान साहब। मेरा आपसे सवाल ये है कि वैसे तो आपका काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, इसमें पेरोल का भी कोई किसी स्टेज पे आप करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन? जी बिल्कुल। सर ये नेशनल इंश्योरेंस टैक्स जो हमने ये चीज है ना सर, जी ये जी। मेनली ये आपका पेरोल की रिलेटेड चीज है सर। क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं ना आपकी सैलरी से डिडक्ट होते हैं, तो आपकी जो ग्रॉस वेजेस होती है ना उसमें जो आपका नेशनल इंश्योरेंस टैक्स कितना कटेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, तो आपकी नेट पे किस तरह बनेगी, पे स्लिप कैसे बनती है, तो या आई विल शो यू। जो आप ये जो आप इसको एक सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे पेरोल का? पेरोल में आपको अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो अगर मैं आपको पे स्लिप दिखा दूं कि पे स्लिप कैसे होती है, पे स्लिप मैं आपको ये बता दूं कि पे स्लिप बनी कैसे है, और अगर आप सॉफ्ट यार अगर मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं आपको चलिए ये भी मैं कहीं से अरेंज कर दूं, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा दिया कर दूं, ठीक है ना कि वो ऐसा आई वुड ठीक है रियली पेरोल अप्रिशिएट सॉफ्टवेयर। था कि अगर आप इसमें कोर्स के दौरान जब इस स्टेज पे आते हैं जो जिसमें आपने तमाम टॉपिक कवर कर लिए हुए हैं पेरोल के, तो अगर आप हम्म। उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकें कि वो पेरोल का सॉफ्टवेयर आप मतलब वो किस तरह उसको एक प्रॉपरली एक मतलब पे स्लिप तक जाने के लिए, ये एक्चुअली फाइनल स्टेज तो पे स्लिप होगी उसकी कैलकुलेशन के बाद पे स्लिप जनरेट करने की। तो अच्छा। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप इसको किसी तरह एडजस्ट कर लें बीच में कहीं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई। अच्छा अगर तो आई विल मेक, अगर मैं लाइव ना कर सका ना आपके लिए तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना लूं, Okay. क्योंकि ड्यू टू सम डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज टू बी ऑनेस्ट। नहीं वो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर रीजंस, लेकिन तो जो जी मेन मकसद आपसे क्वेश्चन करने का है वो जो ये जो आपका है काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जो एक्चुअली जो पेरोल के अंदर जो मैं एक आपका पेन पॉइंट एम्प्लॉयमेंट समझ पर्सन। गया हूं। मैं जी आपका जी। पेन पॉइंट जो है ना वो समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह आई विल मेक इट। मैं आई विल डू माय बेस्ट। इंशाल्लाह मैं एक बेहतर वो बना के आपको बता दूंगा कि भाई
दूसरा क्या आपने चीज़ों वो का? अभी एक कहा था कि अगर आपसे कोई से इशू हो तो आपसे रहनुमाई लिख जा सकती है, तो उसके लिए कोई नंबर अवेलेबल तो नज़र नहीं आया मुझे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी केस के मसले में सिलसिले में तो। सर मेरा नाम मोहम्मद वकास है। जी, अब नाम आपका है, आपसे अगर कोई नंबर अवेलेबल नहीं है जो आपसे पूछना होगा, मतलब अगर कोई आपको, तो अभी लेक्चर के दौरान आप कह रहे हैं ना, आपने एक, मैं शायद तो मेरे समझ में आपका गलती जो लगी हमारा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें ऑब्वियसली मैं जी, भी हूँ। सर अब आप लोग नहीं, मैं भी इसमें अवेलेबल हूँ। ओके सॉरी, तो मैंने, इट्स माय मिस्टेक, आई डिडंट रियलाइज दैट, मैंने उधर आपका ओके सॉरी, मैं ये मेरा क्वेश्चन गलत था आपसे, सॉरी सॉरी बहुत नहीं इट्स ओके, नो वरीज नो वरीज। चलें चलें इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जब वो उस स्टेज पे आएंगे तो आप वो मेरे क्वेश्चन को एड्रेस कर देंगे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय टू बेस्ट। मैं बहुत कोशिश करूँ कि आपके लिए मैं एटलीस्ट एक वीडियो टाइप कुछ बना लूँ कि जिसमें आप लोगों को मैं वो बता सकूँ कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ड्यूरिंग इस सारे प्रेजेंटेशन के दरमियान आपने बात की कि हम सारी प्रोसेस को एक्सेल की शीट पे भी बनाएंगे और सॉफ्टवेयर पे लेके जाएंगे ताकि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाए। जिस तरह हमारा यहाँ पाकिस्तानी आईआरएस पर हम डाटा सारा फीड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली टैक्स को कैलकुलेट करके दे देता है। तो एचएमआरसी के सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो क्या आ रहा होता? अच्छा मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो बुरा तो नहीं बनाएंगे? सर अगर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते तो क्या यूपी का सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता? मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपने बात जो की ना, आपने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर में ये कहा कि हम सारे इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हम वो लेके आ रहे हैं। तो क्या वो असल में मैं मेरे इस चीज का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि सॉफ्टवेयर जो टैक्स कैलकुलेट करे वो कैसे करे, किस बेसिस पे कर रहा है। अच्छा ठीक 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 हो है? गया। वो चीज अगर मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ बेसिक रेट बैंड जो 20% है, या अगर सीजीटी के 18% टैक्स रेट है, तो वो किस चीज पे 18% लगा रहा है? अब आप सॉफ्टवेयर में वैल्यूज तो पुट कर दी है, उसने डायरेक्ट आपको वैल्यू बता दी है जी आप कितना टैक्स बना है। हाउ इट केम टू दिस पॉइंट? मैं अच्छा इसलिए ठीक हो एक्सेल गया। को प्रेफर करता ओके ओके, हूँ। मैं आई गॉट योर पॉइंट, ठीक हो गया। देयर सॉफ्टवेयर आर टू एफिशिएंट, बहुत ज्यादा। जिस तरह भी पहले हमारे रेहान भाई ने हमसे पेरोल की बात की ना, जी पेरोल जी। बहुत ही एक वास्ट वास्ट चीज है। और एक महीने का पेरोल रन करने का आपको पता है कितना काम होता है? सिर्फ हम्म एक बटन दबाते तो पिछले मंथ की पेरोल इस मंथ में कॉपी हो जाती है, और 2 क्लिक्स पे वो सबमिट हो जाती है HMRC हम्म पे। एक लाइन भी नहीं चेंज, क्योंकि नॉर्मली सैलरी जो थी जो पिछले महीने आ रही है तो नॉर्मली नेक्स्ट मंथ भी वही होती है। हर महीने तो सैलरीज नहीं चेंज होती ना, ऐसे ही है ना ऐसे ही है, मंथली ऐसे सैलरीज ही, अगर हो। बिल्कुल। तो आप एक बटन एक क्लिक करते हैं तो प्रीवियस लास्ट मंथ की पेरोल को इस मंथ में कॉपी कर लेता है, फिर उसका पीडीएफ में निकालो और वहीं से ही सॉफ्टवेयर से सबमिट भी हो जाता है। ना आपको कोई टैक्स रेट लगाना पड़ेगा, ना एनआई का रेट लगाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर दे आर स्मार्ट इनफ टू डू एग्जैक्टली। दिस। तो बिल्कुल मैं एक्सेल पे कराने का मेरा मकसद सिर्फ यही होता है। भाई सॉफ्टवेयर तो वो तो खुद से उसके अंदर प्रोग्राम सेट है, वो तो खुद ही चीज को कर लेगा। बट वो कर रहा कैसे है, क्यों कर रहा है, किन चीजों को वो ले रहा है, किन चीजों को अवॉइड कर रहा है, तो वो चीज मेरे ख्याल में अगर हम वो खुद ही उनके एक बार देख के सॉफ्टवेयर पे करें, देन यू विल नो कि भाई इसने इसको कैसे किया होगा। मेक सेंस? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस एक्सेल के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर भी हम यूज करेंगे? कोई और सॉफ्टवेयर भी हैं, कोई एप्स हैं जो हमें लेने होंगे, या फिर सिर्फ एक्सेल पे ही चला जाएगा सब कुछ? मेरे ख्याल में वो सेशन आते साथ मैं आपको फिर बताता हूँ भाई अगर पर्सनल टैक्स है उसको मैं कैसे कैसे सबमिट कर सकता हूँ, कैसे कैसे बना सकता हूँ। ठीक है ना? देर आर मल्टीपल वेज। बाय पोस्ट भी टैक्स रिटर्न आप भेज सकते हैं। सॉफ्टवेयर हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं यार, जैसे आप टैक्स रिटर्न बना के सबमिट कर सकते हो। या जिस तरह आपका एफबीआर का अपना अकाउंट होता है, इस तरह यूके में भी हर बंदे का अपना जो होता है ना गेटवे अकाउंट होता है, उससे भी आप सबमिट हम्म, करते हो। डिफरेंट तरीके आपके पास होते हैं। ठीक है ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और जी नुमान कासिम साहब। सर मेरा सवाल ये है कि इस सारे कोर्स के बाद जैसे पाकिस्तान में होता है, नोट्स आते हैं, नोट्स के कंप्लायंस करने होते हैं, तो क्या आप ये भी बताएंगे कि क्या क्या नोट्स पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं, और उनका कंप्लायंस हम कैसे कर सकते हैं, या वो क्लाइंट ने करना है? नुमान भाई आई एम सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर बोल लो। जी, अब आवाज आ रही? जी जी प्लीज।
जी अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे एफपीआर में हमें क्लाइंट को रिटर्न सबमिट करने के बाद नोटिस आते हैं और उनका कंप्लायंस देना होता है। कंप्लायंस के बाद कहने जैसे ऑर्डर्स हो जाते हैं, फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है। ये नोटिस और इनके कंप्लायंस, क्या आप ये भी इस कोर्स में हमें बताएंगे या पॉसिबिलिटीज बताएंगे कि क्या क्या नोटिस जनरली किसी को आ सकते हैं? अच्छा, आपकी अगर यहाँ तक की बात है, अगर मैं आपको जवाब दूं ना, आपको जस्ट रिमाइंडर ये वाले आपके क्लाइंट को, अगर आप लेट्स अगर आपको मैं क्लाइंट का तो अभी जब डेडलाइन करीब आने चली होती है तो जस्ट आपको एक रिमाइंडर का नोटिस आता है, ठीक है। एक तो ये तो जो कि मतलब जैसे घर में बिजली का बिल आता है, फोन करके एक बिल होता है, ठीक। अच्छा, मसले वाली चीज क्या होती है, जब आपकी इंक्वायरी खुलती है, इंक्वायरी आपके पर्सनल टैक्स पे भी खुल सकती है, आपके वैट रिटर्न पे भी खुल सकती है, आपके अकाउंट्स पे भी खुल सकती है, इफ दे फील देयर इज समथिंग फ्रॉडुलेंट, या कुछ चीज ओवर या अंडर स्टेट आपने शो की हुई है, या उनको लगता है कि वी डिटेल्स फॉर दिस, क्योंकि बहुत कम होता है अनलेस अनटिल बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो। अब अगर ऐसा हो कि भाई पिछले साल आपने अकाउंट्स बनाया, उसमें आपके जनाब टोटल रेवेन्यू तो 15-20 हज़ार पाउंड था, इस साल आप 25-30 या 2-3 मिलियन पाउंड पे बैठे हुए, तो ये तो अंधे को ही पता लगे भाई पिछले साल तो भाई जीरो था, आज जीरो बना, वो कैसे बने जरा बताओ तो सही में। तो जब ये सिनेरियो होता है तो आपकी इंक्वायरी खुलती है, एंड देन वो आपसे एविडेंस मांगता है। एविडेंस क्या मांगते हैं कि भाई आपके अगर सेल्स आपने इतनी शो की है, हाउ कम टू दिस पॉइंट की आपकी सेल इतनी है, हमको उसका बेनिफिट दे, सेल इनवॉइसेस अपने बताएं, अपने बैंक स्टेटमेंट। वो खैर एचएमआर से खुद भी एक्सेस कर सकते हैं अपने बैंक से, उनके पास एक्सेस होती है, तो उनका बिजनेस बैंक अकाउंट और या आपका पर्सनल बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, दे हैव द राइट्स, और उनके पास एक्सेस भी होती है। बट चूंकि वॉल्यूम ऑफ टैक्स रिटर्न इतनी ज्यादा होती है कि वो हर एक को इंक्वायरी नहीं भेजते अनलेस अनटिल देयर इज अ मेजर क्या कहते हैं ना जंप किसी चीज में, या बिल्कुल एक होता है ना अंधे को भी पता लग जाना कि भाई पहले ऐसा था आज ये हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। तो अगर ऐसा कुछ समझ लिया था देन वो आपसे इंक्वायर करते हैं चीजें। इंक्वायर ये नहीं है कि वो पुलिस घर पहुंच जाती है, ऐसा कोई नहीं, तो वो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि अगर आपकी सेल्स है, ये एक्सपेंसेस आपने बनाए, तो हमें इसका रिकॉर्ड दे दें। नॉर्मली एचएमआरसी बिलीव करता है आप पर, मतलब क्लाइंट पे बिलीव करता है कि आप जो कह रहे हैं, आप एक ऑनेस्ट बंदे हैं और आप ट्रू एंड फेयर व्यू चीज मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मली आपसे एक्वायर नहीं करता, बट देयर इज समथिंग फिशी, दे विल लेट यू नो कि प्लीज हमें बताइए कि ये कैसा सिनेरियो है, और आपको फिर जो इंक्वायरी खुलती है उसमें आपने फिर अपने जो होता है ना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपको देने होते हैं। एंड देन इफ देयर इज समथिंग जो कि ठीक नहीं है, देन आपसे कहते हैं कि आप अमेंडेड रिटर्न बनाएं, और ऑब्वियसली आपको फाइल पेनल्टी पड़ती है, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपके पास सारा डेटा अवेलेबल, देन वो कहते हैं माजरत हमसे गलती हो गई थी, हम जैसे क्लैरिफिकेशन के लिए कर रहे थे, यू आर गुड टू गो, ऐसा सीन होता है। अच्छा, जी सुमैद, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जैसा कि लाइक हम ई कॉमर्स करते हैं, हमारा इससे जो भी आपने बताया इससे रेलिवेंट डिग्रीज वगैरह या एजुकेशनल बैकग्राउंड वो हमारा नहीं है, बिकॉज वी आर टोटली ब्लैंक, बट हम ई कॉमर्स कर रहे हैं। सो हमें समझने में आसानी या हमें इसके रिगार्डिंग आप क्या सजेशन देंगे कि इट विल बी इजी, वी शुड डू? अच्छा देखिए, आप अगर ई कॉमर्स कर रहे हो, आपको बिजनेस चला है, तो आपको ये तो पता नहीं कि भाई मेरी सेल्स क्या है, ऐसा ही है। बिल्कुल श्योर, आपको यस ये भी पता होगा मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस क्या है, ऐसा ही बिल्कुल। है। सेल्स अपने जी इनकम जी में से आप अपने एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो बस प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट पे क्या जी जी लगता है? बिल्कुल। टैक्स। जी अब जी टैक्स कैसे लगता है, कितना लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे सबमिट होगा वो भी जी हम जी डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में जी यहाँ पे आपको नॉलेज इस चीज की जरूरत होगी कि जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं आपको जनरली बता दूं क्या रूल्स रेगुलेशन, देन यू हैव टू इम्पोज इट ऑन योर बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है। अब जो आप नॉलेज गेन यस करेंगे आप उसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करेंगे कि अगर सेल्स है, मेरे लिए सेल्स कौन सी है, मेरे एक्सपेंसेस कौन से हैं, क्या चीज मेरे अलाउेबल है, क्या चीज मेरे डिसअलाउेबल है, मेरा प्रॉफिट कैसे बना, इस प्रॉफिट पे मुझ पे टैक्स कैसे कैसे अप्लाई होगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं।
ओके। अच्छा, ठीक है। लाइक अगर हम यूके का जस्ट लर्न करते हैं, सो जैसा कि यूरोप के तकरीबन वैट सभी में होता है, सो ये सबको कवर करेगा ये कोर्स? ये यूके के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो वैट की इम्प्लीकेशन होगी, जो अभी हम जितना भी डेटा पढ़ेंगे ना, जितना भी हम पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वैट, वो बंदा जो यूके का रेजिडेंट है और उसने इस फाइनेंशियल ईयर में या टैक्स ईयर में यूके में टैक्स रिटर्न जमा करानी है, चाहे वो कंपनी की हो या इंडिविजुअल की है, वो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो हम पढ़ेंगे। जिस बंदे ने अच्छा, यूके में, नॉन रेजिडेंशियल। देखिए मैं नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ वो बंदा जिस पे जी जी। लाजिम है कि उसने यूके में टैक्स रिटर्न जमा करनी ओके है, उसने यूके में ओके अकाउंट जमा करने हैं, ठीक है। ओके। फिर बेशक उसकी जी जी फॉरेन इनकम है नहीं है, वो हम बाद में जी। देखेंगे। एक बंदे ने, अगर उसकी कंपनी है यूके में है और वो फॉरेन से सेल परचेज भी कर रहा है, वो हम देखेंगे भाई क्या क्या रूल्स है रेगुलेशन उसके लिए। अगर एक इंडिविजुअल है, ओके उसने यूके में टैक्स रिटर्न अपनी जमा करनी है, उसकी इनकम यूके से आ रही है, फॉरेन इनकम आ रही है, डिविडेंड बाहर से आ रहे हैं या कोई सेल परचेज बाहर से आ रही है, उस पे क्या उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन है यूके में, वो हम पढ़ेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। चलो, लास्ट, मैं अगेन सॉरी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नो वरीज। मुझे थोड़ा सा वो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं हुआ, या मैं गौर नहीं कर सका पॉइंट कि लाइक मैं यूके का भी आपसे वो सब कुछ आप हमें कवर करवा देंगे, और जर्मनी में भी तकरीबन सेम, यूरोप में रूल्स थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वैट वहाँ और टैक्स एग्जाम सॉरी फाइलिंग ईटीसी मैंने वहाँ भी करना है जर्मनी में, तो इस बेस पे मुझे इट विल बी इजी दैट के मैं कर सकता हूँ जो आपसे लर्न या करेंगे, जहाँ या हमें तक आप उसके लिए जर्मनी की बात स्पेशली कर रहे हैं, आपसे मीन देखो दैट मैं आपको, यूरोप का, मैं ये अब यूके यूरोप में आ जाता है ना? अभी जी तो नहीं जी। आता ईयू में, ब्रेग्जिट हो चुका है तो अभी तो यूके इंडिविजुअल है ना, वो तो ईयू का पार्ट नहीं बनता ना, यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं हो गया हम्म। था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये रिगार्डिंग ई कॉमर्स इसमें वैट के रिगार्डिंग मैं बात करूँ कि लाइक देखिए जर्मनी आप हो मुझसे गया पूछ ये। रहे हैं कि आप आपका क्वेश्चन जो है ना, आप कह रहे हैं कि अगर मैं इस वक्त जर्मनी में खड़े होकर जर्मनी के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो आई एम सॉरी मैं वो आपको जी नहीं बता सकते बिकॉज मुझे जर्मनी का नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं यूके में खड़े होकर यूके के इर्द गिर्द मैं आपको बता सकता हूँ कि यूके में बैठ के यूके के पर्सपेक्टिव से मैं आपको चीजें जरूर बता सकता हूँ। ओके, चलिए ठीक ठीक। ठीक, मेक सेंस। ओके, थैंक यू। सिमिलैरिटीज होंगी, बिल्कुल होंगी, मैं ये नहीं कर के नहीं होंगी। मुझे नहीं पता कितनी जी जी। सिमिलैरिटीज, कितने डिफरेंसेस है। अब मैं गलत कोई चीज बताऊं तो उससे बेहतर है कि मैं आपको कहूं कि मुझे जर्मनी का नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट मुझे पाकिस्तान ओके, की श्योर, टैक्सेशन का थैंक नॉलेज बहुत ठीक है, बस ना होने के बराबर है क्योंकि मैंने पाकिस्तानी टैक्स पे काम नहीं किया। हाँ जी, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है, मैं जी वो जी आपको बता सकता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, जी सर, तो जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा सेशन इतना ही था। इंशाल्लाह जिंदगी रही और खैरियत रही तो हमारी आपसे नेक्स्ट अच्छा क्लास में सर, मुलाकात मेरा होगी। एक सवाल है, काइंडली अगर आप 1 मिनट जी देंगे बिल्कुल, तो। फरमाए फरमाए। अच्छा, ये है पहले कि अपना जिस नाम तरह सर मत बता दीजिएगा सर, हमें अ, मौलाना मैं बता रहे सर निशान गोंदल एडवोकेट। हैं। माशाल्लाह। जी तो टैक्सेशन और कॉरपोरेट सेक्टर की प्रैक्टिस है मेरी। जी जी, जबरदस्त। तो मतलब नियर फ्यूचर में मतलब यूके मूव हो रहा हूँ, तो उस सिलसिले में आपका देखा है कोर्स, तो मैंने कहा ये भी मतलब एक बड़ी मार्केट होती है, तो चूंकि जी इधर बिल्कुल। एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें तो आप लोग देख, तो जो चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है जिसमें हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ और मतलब सारी चीज़ें लॉ और रूल्स रेगुलेशंस उसके मुताबिक ही चलती हैं। हाँ हाँ। तो ये जो सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब इसमें डेफिनेटली आप एक माइनर पार्ट लॉ का लाजमी डिस्कस करेंगे। लाइक एम्प्लॉयमेंट इनकम टैक्स है, तो उसका मतलब एक सैलरी का जो, जिस तरह हमारे पास लाइक पाकिस्तान में हम इस पे डील करते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, इनकम सारे हम उस पे जा रहे होते हैं, सेल्स टैक्स एक्ट हमारा अलहदा से है। हाँ हाँ। तो मैं चाह रहा था कि आप मतलब जो ये कंपनी का जो फॉर्मेशन है, कंपनी लॉज होंगे डेफिनेटली, और इनकम के और वैट के जो है, अगर उनके आप नेम कर दे तो मतलब मैं तो चाहूंगा कि मैं उनको पढूं।
आपका लेक्चर सुनने से पहले मेरे पास एक मतलब एक रेलिवेंट नॉलेज हो, ताकि मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकूं। प्रैक्टिकल चीजें, ये जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली मतलब इनका एक जनरल आइडिया अगर कोई भी इससे टैक्सेशन से या मतलब अकाउंटिंग की फील्ड से है तो डेफिनेटली वो रखता होगा। प्रैक्टिकल इश्यूज हर बंदा फेस कर रहा है इधर। मतलब अभी हम आईआरएस पे काम करते हैं, तो जो हमारे पुराने बाबे बड़े होते थे सीनियर इस पे टैक्सेशन के, वो आईआरएस पे काम नहीं कर सकते। मतलब जी सॉफ्टवेयर इश्यूज या फिनटेक का आप कह सकते हैं, फिनटेक का जमाना एग्जैक्टली है। वो होता है बिल्कुल। हाँ जी। तो उस वाले से अगर वो आप इनके जो स्पेसिफिक लॉज हैं वो अगर कोट कर देना तो वो मेरा ख्याल है कि कन्वीनियंट हो जाएगा उसको समझने चले के लिए और उसकी इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर इसको ऐसे ले जाते हैं कि हम जैसे एक एक टॉपिक करते जाएंगे ना, उसकी डिटेल में आपको जी जी। बताता जाऊंगा। जो भी कंपनीज हाउस या एचएमआरसी, उसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है, जो लॉज उसने बनाए हुए, वो मैं आपको बताता रहूंगा साथ कि आप, बल्कि मैं आपसे लिंक शेयर करता रहूंगा। बल्कि क्या ही शेयर करता, मैं आपको दो तीन चीजें सर्च कर लेंगे, आप खुद ही फिर बैठ के लगे रहेंगे, खुद ही सर्च करते हाँ रहेंगे। मतलब वो एक चीजें सामने आ जाएंगी तो वो बंदा देखता रहता क्योंकि है फिर कि अच्छा क्योंकि ये जाहिर बात है, रेलिवेंट मेरे चीज मेरे मिल गई। पास हाँ। मेरे पास घर में कोई किताबें तो इसकी पड़ी नहीं है लॉस की या रूल्स रेगुलेशन की। मैं भी आपको कंपनीज हाउस से देख के दूंगा, मैं भी आपको एचएमआरसी से देख के दूंगा। जब मैं देख सकूँ हम्म। तो आप भी देख लेंगे। एक दो बार चल आपको शायद मसला चीजों को सर्च करने में एक दो बार आप देखेंगे, then मेरे ख्याल में आपको इजी हो जाएगा। क्योंकि अब मुझे उस तरह के बंदे लगते हैं जो क्या कहते हैं ना, ज्यादा स्टडी के शौकीन होते हैं। तो मतलब वो नहीं चीज नहीं वो नहीं मतलब अच्छा। देखे ना, जिस तरह आपने बात किया कि अकाउंटेंट और जो लॉयर होता है वो एक बड़ी प्रेस्टिजियस सी जॉब होती है। और आप जब किसी से पैसे ले रहे होते हैं ना तो आप पे कुछ नहीं, जिम्मेदारी भी आ ऑब्वियस, जाती है। करेक्ट, राइट, तो आई एग्री। अगर मैं किसी को कुछ एडवाइस करूंगा तो मुझे खुद तो पता होना चाहिए ना कि कल इसके साथ होगा क्या। एग्जैक्टली, इसलिए एग्जैक्टली। कह रहा था। अब असल में आप देख रहे होते हैं उसको लॉ के पर्सपेक्टिव से ना, और मैं उसको देख रहा हूँ टैक्स के पर्सपेक्टिव। एज अकाउंटेंट मैं उसको टैक्स बचाने के चक्करों में हूँ ना, तो मुझे पता कि भाई मैं इसका टैक्स कैसे कैसे बचा सकता हूँ। नहीं, टैक्स भी तो ऐसे ही बचेगा ना, कुछ की एग्जाम्पशंस लॉ लॉ एग्जाम्पशंस देगा ना। तो जाहिर बात है, तो हाँ हाँ मुझे हाँ। पता होगी तभी मैं करूंगी ना, खुद से थोड़ी दूंगा कि हाँ मैं बिल्कुल इसी जब तरह। ठीक है ना, हाँ तो बाकी कस्टमर चूंकि हमारे पास जिस तरह डिफरेंट सर्कुलर्स आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डेफिनेटली उधर भी एक हायरार्की टैक्स अथॉरिटीज सेम वर्किंग होती है इनकी। तो वो चीजें भी मतलब हम देखेंगे। नहीं, डेप्थ में तो आप जहाँ तक लॉज वगैरह की बात है उसमें डिटेल अपना पढ़ना चाहते हैं कि भाई अगर ये रूल बनाए हुए हैं तो इसके क्या मतलब लॉ वगैरह अगर आप उसको देखें, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मैं चेक ठीक करना है। बता दूं कि आप किस तरह उस चीज को देख सकते हैं। तो खुद ही बैठ के आप फिर सर्च करते रहे, ठीक है। डिफरेंट इंसान है, मतलब माइंड में कुछ आ जाता, डायरेक्ट जाए भाई गूगल करे एचएमआरसी की वेबसाइट में, भाई ये चीज पढ़े बिल्कुल। ठीक है चले, एक 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 लास्ट क्वेश्चन कि ये जो भी हम सेशन ले रहे हैं, जी मतलब फॉर सम रीजंस मैं मतलब नहीं अटेंड कर सकता मीटिंग को, तो जी जी क्या ये सेशन मुझे रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा कि मैं बाद जी में बिल्कुल। आपके देख लूँ? आज से लेकर लास्ट लेक्चर तक सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। ठीक है। मैं तो आपसे यही कहूँ कि आप लाइव क्लास में आए, क्योंकि लाइव क्लास का मुझे पर्सनली, क्योंकि जितने ज्यादा बंदे होंगे, जितने अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उतनी क्लास का मजा नहीं आएगा। नहीं बिल्कुल, मैं मतलब हाँ, सारे लोगों लेकिन किसी को मतलब टाइम अगर नेटवर्क किसी इशू वजह से सो आप क्लास ना कर सके तो ऑब्वियसली वो आपके पोर्टल आपका होता है, आपके पास उसकी एक्सेस होती है, वहाँ पे आपका डेली का लेक्चर अपलोड होता रहता है। देन आप उसको अपने फ्री टाइम में आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये दोबारा पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए अवेलेबल होंगे फिर। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। ठीक। और एक लास्ट ओके, क्वेश्चन अगर बुरा ना बनाए आप इसके। यस प्लीज, बिल्कुल जी असल में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो पीडीएफ फाइल एक भेजी थी आपके वो एडमन ने, उसमें जी कुछ जी। टॉपिक्स हैं जो मुझे आपकी आउटलाइन में नजर नहीं आए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल। ये मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कुछ है, ये कि जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज के नीचे पूरी है 7-8 टॉपिक्स हैं। चेंजिंग कंपनी डिटेल्स, कंपनी स्ट्राइक ऑफ, ओके, कंपनी स्ट्राइक ऑफ जो है, लिक्विडेशन, वॉलंटरी क्लोजर, ये टॉपिक्स हैं जो कंपनी हाउस के, मतलब ये मुझे आपकी आउटलाइन में नजर नहीं आए। ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये आप शायद नहीं, बिल्कुल मैं आपको, अब देखिए हम कंपनीज हाउस पे गए, तो कंपनीज हाउस पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको मतलब कंपनी सेक्रेटरियल वाले सेक्शन में वो बताऊंगा कि कंपनीज हाउस में आप क्या क्या चीज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर सकते हैं आप,
कंपनी अगर बंद वहीं से होती है आपकी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है कंपनी की, ये सारी चीजें हमने कंपनी सेक्रेटेरियल में देखी, देखिए कंपनी फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम वहाँ पे जाके देखेंगे बिल्कुल। ये मैंने को आपकी आउटलाइन नजर नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं पूछ लें कि ये शायद कोर्स का हिस्सा है कि नहीं है। नहीं देखिए कंपनी सेक्रेटरी, देखिए ये कोई ऐसी चीज, ये कोई हम कोई क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे अप टू अंडरस्टैंडिंग कि हमें, मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से चीजें देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये चीजें आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। दैट विल हेल्प यू टू गेन क्लाइंट्स, या आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें ज्यादा टेस्ट होती हैं, तो मेरा विद वो ऑल ड्यू फोकस ज्यादा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको ऐसे ऑनेस्टली बताऊं तो ये 3 टॉपिक्स थे जिसकी वजह से मुझे आपका कोर्स में इंटरेस्ट डेवलप। एक जो आपका टेक्स्ट नोटिस का था कि हाउ टू डील विद इट, उसके बाद जो कम्प्लेक्स इशू का वो पीडीएफ फाइल में है, और जो आपका मतलब 4, 5 और 6 जो आपके टॉपिक्स हैं ना आपकी पीडीएफ में, जी मेरे जी असल में उसमें इंटरेस्ट है, तो आई होप आप उनको कवर करेंगे। श्योर, जरूर। जो आपका जो पीडीएफ फाइल आपकी वो भेजते हैं ना जो एडमिन वाला है, उसमें जी जी मैं उसमें टॉपिक्स तो का 8, 10, 12 बनते हैं, लेकिन मैं आपका टाइम लेना ना चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ 4, 5 और 6 में जो टॉपिक्स है ना, ये डन, दैट वाज द मेन रीजन कि मैंने आपको कोर्स को ज्वाइन किया है। श्योर श्योर, जरूर, और उसको करेंगे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल टू द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हम उसको देखेंगे, ठीक है। ठीक, शुक्रिया। थैंक अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये सर ने एक दफ़ा पहले भी आपसे पूछा है कि वो नंबर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो एडमिन काफ़ी दिए हुए हैं, तो काइंडली अगर आप इधर कर दें या बता दें कौन सा नंबर है आपका तो हम सेव कर लें ताकि। यार ऐसे कर लेते हैं ना, जी अस्सलाम वालेकुम सर, जो है वो पेड ग्रुप का पार्ट होंगे। अभी ये जो है डेमो ग्रुप फॉर्म किया हुआ है, मैं एडमिन ही बात कर रहा हूँ भाई, आईसीटी की से। ठीक है, तो सर पेड ग्रुप का पार्ट होंगे, वहां पे आपके साथ जो है सर भी इंटरेक्ट करेंगे। डोंट वरी, जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी वहां पे आपको सर ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एडमिन ने आपको आंसर कर दिया, क्योंकि नॉर्मली जो एडमिन होता है ना, वो मेरा जो ग्रुप होता है हमारा, जिसमें हमारे चीजें, हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली जो भी चीजें होती है वो मैं ही आंसर कर रहा होता है, क्योंकि वो ज्यादातर मेरे रिलेटेड ही चीजें होती है, एडमिन रिलेटेड इतनी कोई चीजें होती नहीं है। तो अब चूंकि ये हमारे एक डेमो सेशन चल रहा है, तो दैट्स व्हाई एडमिन इनको फिलहाल देख रहे हैं, मेरा उसमें मैं इवन मैसेज भी नहीं कर सकता उसमें, तो मेरे पास उसके राइट्स नहीं है उस ग्रुप के, ऑब्वियसली। देन जब हमारे पास प्रॉपर ग्रुप आ जाएगा, देन हम उसको मैं ही फिर टेक ओवर कर लेता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट अगर क्वेश्चन कर तो मुझसे कर दे, या अगर कोई चीज पूछनी होती है तो मुझसे ही पूछनी होती है, या अगर कुछ बताना होता है तो मैंने ही बताना होता है नॉर्मली, तो वो नॉर्मली फिर मैं लीड कर रहा था। और मेरे पास एक्टिवली, मेरे पास पुराने फर्स्ट बैच से अभी तक उस ग्रुप में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही, कोई कभी कोई क्या पूछ रहा था, कभी क्या, तो ये हमारा चलता रहता है जी। मुबशर हसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अच्छा सलाम सर, जी, मुझे एक शुक्र। छोटा सा रिस्क के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी किसके बारे में, सॉरी? कि ये जो हम कोर्स कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर हमसे कोई मिस्टेक हो तो ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, मतलब जी जी। ये कोर्स जो हम कर रहे हैं इसके अंदर हमसे अगर कोई फाइलिंग में मिस्टेक होती है तो मैंने सुना है कि वहाँ पर वो जो हमारा क्लाइंट है वो केस ओपन कर देता है, तो इसके बारे में रिस्क जो होगा, रिस्क फैक्टर को हम कैसे कवर अप करेंगे? यार देखो, ये बात आपने बड़े मजे की और फनी सी की है यार। अब जहाँ तक बात क्लाइंट्स की होती है ना, अच्छा, मैं दो पर्सपेक्टिव से आपकी चीज क्लियर कर देता हूँ। एक होता है देसी, देसी अगर जुबान में तो, यार आपको हर तरह का बंदा टकराएगा, क्या कहते हैं ना, अच्छा भी बुरा भी, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हर तरह का क्लाइंट आपको टकराता है, ठीक है। अगर मैं, मुझे हमेशा एक एग्जांपल माइंड में आ जाती है, मतलब 2023 में बैठ के हमारे हमारी एक क्लाइंट थी, तो अब चूंकि आजकल सारा ईमेल का दौर है, व्हाट्सएप और फोन का दौर है, लेकिन वो उस तरह वाली औरत नहीं थी। वो हमारे ऑफिस आती, यूके में जो हमारा बैक ऑफिस था, ऑफिस आती थी, उधर अपने डॉक्यूमेंट शेयर करती थी, मतलब वहां ड्रॉप करती थी। हम अगर उसके कंपनी अकाउंट्स बनाते थे, वैट भी बनाते थे, और उसके पर्सनल टैक्स रिटर्न भी फिर फाइल करते थे। पर्सनल टैक्स रिटर्न उसको फाइल करने के लिए हम, जारी बात, हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं क्लाइंट को, ठीक हो गया।
हम क्लाइंट को, चाहे हम अकाउंट्स बनाते हैं, वैट बनाते हैं या कुछ भी हम बनाते हैं, हम वो क्लाइंट को अप्रूवल के लिए हम भेजते हैं, ठीक है। क्लाइंट उस पर साइन करता है, मतलब वो एग्री करता है कि हाँ आपने जो लिखा है वो, या आपने जो मेरे टैक्सेस बनाए वो बिल्कुल सही बनाए हैं, वो एग्री करता है। और आपने एक डिस्क्लोजर डाला होता है कि मैंने जो भी टैक्सेस या अकाउंट्स बनाए हैं वो मैंने इस बेसिस पे बनाई कि जो मेरे पास अवेलेबल डेटा था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस अवेलेबल डेटा के बेस पे अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा या टैक्स रिटर्न बनाऊंगा। और आप क्लाइंट को जब भेजते हो उसमें फिर जब वो साइन उस पर कर लेते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्लाइंट पे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना। कि क्योंकि मैंने अब टैक्स रिटर्न बना ली है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देसी जुबान में अगर एग्जाम्पल दूं, मैंने बिरयानी बना ली, आपने मुझे कहा पहले एक प्लेट बिरयानी बना दी, बिरयानी बना के मैंने आपके सामने रख दी, आपने टेस्ट की, आपने कहा जी ठीक है, अब जाके जो है ना ये मार्केट में बेचते, ठीक है ना। अब मार्केट में जब मैं बेचते हैं तो आपके पास कंप्लेन यार बिरयानी अच्छी नहीं बनी, ये वो ना। तो आप मेरे पास कहोगे, यार आपने बिरयानी अच्छी नहीं बनाई, मैं कहूंगा यार आपने प्रूफ तो की है, आप अप्रूव ना करते मैं दोबारा बना लेता, ठीक है। तो सेम सिनेरियो, आप अगर एक टैक्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वैट बनाते हैं, व्हाट्सएवर जो भी बनाते हैं, आप वो चीज फाइनलाइज करके क्लाइंट से अप्रूवल लेते हैं, साइन एंड स्टैम्प करवाते हैं क्लाइंट से, ठीक है। जिसमें आपने डिस्क्लोजर डाला होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अवेलेबल डेटा पे ये चीज बनाने की, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे है, उसने अप्रूव कर दिया कि जो चीजें हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है। और फ्यूचर में अगर कोई सिनेरियो बनेगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा अकाउंटेंट नहीं होगा। तो ये हमने एक डिस्क्लोजर डाला होता है यहाँ पर, ठीक है। वो मैं आपको अकाउंट्स वगैरह बना तो मैं आपको डिस्क्लोजर दिखा भी दूंगा कि हमने कौन सा पॉइंट डाला होता है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे क्लास का टाइम पूरा हो चुका है बाय द वे, बल्कि थोड़ा सा ऊपर भी हो गया। तो दैट वाज अ सर नाइस एक सेशन विद लास्ट यू गाइस। लास्ट क्वेश्चन, जी प्लीज। ये आज की डेमो क्लास शेयर होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल शेयर हो गया अपने साथ। अच्छा सर, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो काइंडली ये बता दें, अगर हम ये स्किल ले लेते हैं तो कोई बंदा शिफ्ट होता है, स्टडी वीज़ा पे जाता है इंग्लैंड वगैरह, तो क्या ये हम काम उधर जाके कर सकते हैं, या किस बेस पे कर सकते हैं, या किसी के साथ एडजस्ट हो सकते हैं? कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बंदे को उधर? यार देखिए, आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं, आप यूके में जाके अकाउंटेंसी फर्म्स है, हजारों फर्म्स है वहाँ पर, उसमें जाके आप उधर जॉब कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज है ना, इंटरव्यू अब दो कि आपके पास नॉलेज होगी, आपको चीज आती होगी, आप खुद को अप्रूव, अब देखो खुद को प्रूव करना वो आपका काम है कि आपको आपने कितना सीखा है, आपको आपने कितनी प्रैक्टिस की उस चीज पे, ठीक है ना। फर्म्स है, आप उधर जॉब कर सकते, आप खुद ही वो कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बात अपनी फर्म बनाने की, उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, जब वो किसी बॉडी से जो है ना, सर सी ए या बाकी जो अकाउंटेंसी बॉडीज है उससे रजिस्टर होना होता है। एंड देन आप फिर खुद ही एज अपनी फर्म, जिस तरह एक नई कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो उसके थोड़ी रिक्वायरमेंट्स होता है। लेकिन अगर जॉब की हद तक है या खुद ही क्लाइंट्स, देखो काम करना जो है ना वो उसके हजार तरीके हैं, ठीक है। जॉब कर सकते हैं, आपके पास इतने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पे कर सकते हैं, या आप खुद ही क्लाइंट्स हायर करें, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास बंदे तो होंगे ना। हम हर बंदा टैक्सेबल है, हर बंदा अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराता है, आपको यार मैं बना के देता हूँ, आप अपने अकाउंटेंट को जैसे 150 या 300 पाउंड देते हैं, मैं आपको आधे में करके दे देता हूँ। उसी के पोर्टल से जाके आप जिस तरह बिहार में जाके आप सारा डेटा डाल देते हैं, सबमिट कर दोगे उसके टैक्स रिटर्न, या फिर भी आप कर सकते हैं, थैंक यू ठीक सर। है। चलो, जी सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम गाइस। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगेन दैट वाज अ गुड सेशन। आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क बट इन नेक्स्ट क्लास। तो तब तक इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।